गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे आपकी जीत, जिसे लिखा है सेल्स महागुरु जिग जिगलर साहब ने। ये किताब अलग अलग भागों में है, जिसका पहला चैप्टर भाग एक, जिसका नाम है जीत की चाह। मैंने हमेशा कहा है कि इंसान अपेक्षाओं को पूरा करने, सफलता हासिल करने के लिए बनाया गया और महानता के बीच से लैस होता है। मैं इसमें कुछ इस तरह भरोसा करता हूँ जितना मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान को महानता हासिल करने का मौका मिलता है और वो ऐसा करने के लिए अच्छी तरह बनाया गया है। हर इंसान में खास खूबियों का उपहार होता है और ये उपहार ही उसे वो ताकत और मौका प्रदान करते हैं जिससे वह बड़ी चीज़ें हासिल कर पाता है, बशर्ते वो इन उपहारों का इस्तेमाल करना सीखे और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाए। अब आप ये कह सकते हैं, जी अगर ये सच है कि हर कोई क्यों नहीं बड़ी चीज़ हासिल कर लेता है। असल में इसका जवाब बेहद आसान है। हर शख्स बड़ा बनना भी नहीं चाहता और बहुत से लोग जो बड़ा बनना चाहते हैं वे उस स्तर पर काम नहीं कर पाते ताकि वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सके। तीन ग्रीक के फैकर्स के महान प्रशिक्षक विंग लोबार्डी ने उचित ही कहा है, जीतना ही सब कुछ नहीं होता बल्कि जीत की चाह बड़ी चीज होती है। सामान्य सी सच्चाई यह है कि कुछ करने से पहले आपके अंदर उसे लेकर तड़प या बेचैनी महसूस होनी चाहिए। अगर आप में वो काम करने की बेचैनी नहीं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ना तो उस काम के लिए योजना बनाएंगे और ना ही उसे कर दिखाने के लिए तैयार हो सकेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक न्यूयॉर्क मिनट, जो कि आपकी जानकारी के लिए 32 सेकंड का होता है, में ही आप अपने दिमाग में काम विशेष को लेकर निरपवाद और निसंदेह रूप से उसे करने या छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। दिमाग में उन चीज़ों को ही छाप पड़ती है जिन्हें आप वास्तव में करना चाहते हैं। यही कारण है कि इच्छा इस कदर ताकतवर है और योजना तैयार करने में वो बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बारे में आप कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। जब आप उसके विषय में सोच रहे होते हैं तब आप उसके बारे में हर समय कुछ न कुछ बातें भी कर रहे होते हैं और उसके बारे में कुछ न कुछ अलग विचार भी खोज रहे होते हैं। जब आप उसके बारे में ढेर सारे विचार जुटा लेते हैं तब आपके लिए योजना बनाना ज़्यादा आसान और ज़्यादा आनंददायक हो जाता है। इच्छा आपको अपनी योजना के लिए जवाबदेह बनाती है और इसके चलते आप जीत के लिए अपेक्षित योजना बनाने के लिए तैयार होते हैं। प्रेरणा की माँ के समान है इच्छा। मेरी पहली किताब सी यू एट द टॉप में मैंने कहा था, इच्छा एक ऐसा तत्व है जो साधारणपन के गर्म पानी को शानदार सफलता वाली भाप में बदल डालती है। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा एक उत्प्रेरक का काम करती है जो किसी साधारण क्षमता वाले इंसान को प्रतिस्पर्धा के लायक बनाती है और उसकी प्राकृतिक दक्षता के माध्यम से ही उसे जिताना शुरू कर देती है। मेरे दोस्त, आपने देखा है कि विजेता बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीत का जज्बा होना। हर शख्स में ये जज्बा होता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उस जज्बे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे ज़्यादा प्रेरणादायक कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई सामान्य क्षमता वाला इंसान कठिन परिश्रम, प्रयास और लगन से तमाम बाधाओं को पार करता हुआ अपना लक्ष्य हासिल कर ले और चैंपियन बन जाए। जाहिर है आधारभूत प्रतिभा होना जरूरी है, लेकिन जो चीज इंसान को आगे बढ़ाती है उसमें तथा अन्य में अंतर पैदा करती है वह केवल और केवल इच्छा की भूख है। मैंने अपना पूरा जीवन प्रेरणा के बारे में पढ़ने, चिंतन करने, उसे जीने और साझा करने में बिताया है। मैंने सीखा है क्यों कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये तथ्य है कि मैंने इस विषय पर 30 किताबें लिखी हैं जिनका 40 अलग अलग भाषाओं व बोलियों में अनुवाद हो चुका है और हजारों बार लाखों लोगों के सामने इस विषय पर काफी कुछ कहा है। जिगलर टीम में ने इतने वर्षों में 50 से ज्यादा ऑडियो कार्यक्रम और सैकड़ों ऑडियो प्रेजेंटेशन भी तैयार किए हैं। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि संवाद के विभिन्न तौर तरीके अपनाकर मैं बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी में व्यापक बदलाव ला सका। जीत और प्रेरणा पर आधारित अपनी गुड फिलॉसफी को मैं यही कहकर लोगों को समझाता हूँ कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं,
लेकिन ऐसा करने के क्रम में आपको जीतने की योजना बनानी होगी और जीतने के लिए तैयारी करनी होगी, और तभी आपको जीतने की उम्मीद भी करनी चाहिए। जिंदगी का मैदान समतल नहीं है, और जिंदगी के खेल में प्रतिस्पर्धा के लिए आपको किसी न किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पुराने जमाने के पश्चिमी जगत में मार्गदर्शन सिर्फ मार काट पर आधारित था, जिसे सिक्स शूटर कहते थे। इसके तहत नाटे कद का आदमी लंबे कद वाले इंसान को काट कर अपना कद बढ़ाता था। इच्छा भी एक मार्गदर्शक की ही तरह है, और आजकल सिक्स शूटर पर उसे ही तरजीह दी जाती है। इच्छा से बढ़त मिल जाती है। इच्छा वह ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपको बिस्तर से अलग करती है, वो भी तब जब आप बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते। इच्छा आपको वह ताकत प्रदान करती है जिससे आप मैराथन के आखिरी 100 मीटर दौड़ जाते हैं, जबकि आपके लिए अगला कदम भी असंभव सरीखा जान पड़ता है। इच्छा आपकी कठिन चीजें करने की हिम्मत देती है जो आपका प्रतिद्वंदी करने का इच्छुक नहीं होता। इच्छा ही प्रेरणा की जननी होती है, क्योंकि इसके अलावा प्रेरणा कहीं और ही पैदा नहीं होती। इच्छा आपको खींचकर फिनिश लाइन तक ले जाती है और आपको जीत दिलाती है। इन मोर्चों पर आपके मन में दो प्रश्न उठते हैं: इच्छा पैदा कैसे होती है, और जीतने की योजना तैयार करने में ये कैसे भूमिका अदा करती है। क्योंकि मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए बैठा हूँ, मैं ही आपको इन दो प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। इच्छा का जन्म दूरदृष्टि के साथ होता है। ये समझने के लिए कि इच्छा कैसी योजना से जुड़ी हुई है, पहले आपको ये समझना होगा कि इच्छा पैदा कैसे होती है। इच्छा तब पैदा होती है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो अचानक भविष्य के संदर्भ में आपको खुद को देखने का नजरिया बदल देता है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसा पल जरूर होते हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमारे भविष्य की दिशा ही बदल जाती है। इन टर्निंग पॉइंट में कुछ नाटकीय घटनाक्रम पेश आते हैं, और हो सकता है कि मामूली बदलाव ही बड़े कदम का इशारा बन जाए। मैं चाहता हूं कि आप इन टर्निंग पॉइंट्स पर नजर बनाए रखें और अपने उद्देश्य एवं लगन को खोज निकालकर उन्हें जीत की योजना, तैयारी और उम्मीद की प्रक्रिया में शामिल करें। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब मेरे पेशेवर जीवन में ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट आया था। मैं उन 12 बच्चों में से एक था जिन्हें इस विधवा माँ मिसिसिपी के पास शहर में पाल पोस रही थी, और वह भी उस दौर में जब देश भयानक मंदी के दौर से गुजर रहा था। इन संघर्ष करते में और दो जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, और फिर भी हम अभी कुछ अतिरिक्त चीजें नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि जरूरत भर का हम इकट्ठा कर लेते थे। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं घर के आसपास छोटे मोटे काम करता था, और जब मैं 9 साल का हुआ तब मैंने शहर में ही एक ग्रोसरी स्टोर में नौकरी कर ली। अपने जीवन के उस मोड़ का मैंने अपने आप के एक छोटे से शहर में रहने वाले मामूली इंसान के रूप में देखा, जो याजू सिटी में ही हमेशा रहने वाला था। उस तरह की मेरी सोच मेरी बढ़ती उम्र के दौरान मिले अनुभव का परिणाम थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तमाम अन्य तरह की संभावनाएं भी मेरे लिए मौजूद हो सकती है। मेरे मन में इस तरह के विचार आते थे कि मेरा अपना खुद का स्टोर हो और मीट मार्केट हो, लेकिन मैंने कभी भी इनके बारे में ना तो गंभीरता से सोचा और ना ही इन विचारों में मुझे उत्साहित किया। मैं इन्हें लेकर उत्साहित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें लेकर मेरी कोई दूरदृष्टि नहीं थी। यह महज एक विचार था जो एक संभावना के रूप में मेरे बॉस ने मेरे सामने प्रस्तुत किया था। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इधर उधर घूमने में समय नष्ट कर रहा था, बजाय किसी उद्देश्यपरक लक्ष्य के बारे में विचार करने के। मैं इधर उधर भटक रहा था क्योंकि मेरे पास कोई दिशा नहीं थी और न ही जीतने के लिए कोई योजना। जब मैं बड़ा हुआ और मेरी खूबसूरत रेड हेड जीन हेबर थी, जिसे मैं सुगर बेबी कहकर पुकारता हूँ, से शादी हुई, जब मुझे बर्तन उद्योग में दरवाजे दरवाजे सामान बेचने वाले सेल्समैन की अच्छी नौकरी मिल गई। पहले 2.5 साल मैंने खूब ढेर सारा सामान बेचे। मैंने अपना फर्नीचर, अपने चीन और सिल्वर कुर्ता, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जरा सा भी मजाक नहीं है कि हम सब वित्तीय स्तर पर हमेशा संघर्षशील बने रहे और हमारे हालात खराब ही बने रहे। एक दिन सर्द बर्फीली सुबह में मिस्टर पीसी मेरेल से मिलने पहुंचे। मिस्टर मेरेल डिविजनल सुपरवाइजर थे और टेनेसी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने मुझे कुछ अलग गुण नजर आए। मिस्टर मेरेल ने कहा, जी
तुम में बड़ा आदमी बनने की क्षमता नजर आती है। स्पष्ट कहता हूं, मैंने ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। मंदी के दौर में पले बड़े बच्चे के रूप में हमारा पूरा जोर जीवन यापन पर रहता था, ना कि बड़ा बनने पर। अब यहाँ एक ऐसा इंसान था जिनके लिए मेरे मन में अगर श्रद्धा है, वह इंसान जो मेरा हीरो है, वह इंसान जो समर्पण के लिए जाना जाता था, और वो इस बात को पूरे जोर से के साथ मानता था कि मैं देश के बर्तन विक्रय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता हूँ। लेकिन उसने मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां निकाली जिन्हें दुरुस्त किया जा सकता था। वो बोला, जिग, क्या तुम जानते हो मैं तुम पर 2.5 साल से नजर गड़ाए हुए हूं, और मैंने तुम्हें कभी भी समय बेकार गंवाते हुए नहीं पाया। अब दोस्तों, इस पर आपका ध्यान टिकेगा। जरा अचंभित होकर मैंने पूछा कि वे कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया, तुम में अपार क्षमता भरी हुई है, तुम बड़े आदमी बन सकते हो, और हो सकता है कि तुम राष्ट्रीय चैंपियन ही बन जाओ। स्वाभाविक रूप से मैं फूल कर गुप्पा हो गया, लेकिन सशंकित होकर मैंने उनसे साफ साफ मतलब समझाने को कहा। उन्होंने मुझे समझाया, जी, मेरे मन में इस बात को लेकर तनिक भी शंका नहीं है कि अगर तुम व्यवस्थित शेड्यूल के अनुसार चलो और खुद में भरोसा करना शुरू कर दो, तो एक दिन टॉप पर नजर आओगे। मिस्टर मेरेल के शब्दों में मेरे अंदर उम्मीद जगी, और मैं बदल सकता हूं। और जीवन के में पहली बार मुझे विश्वास करने का कारण भी मिला कि मैंने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, उससे कहीं अलग कुछ करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं, मिस्टर मेरेल के शब्द मुझे याद आते हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को बदल डालने वाले निर्णय लेने में मेरी मदद की। मैं उन शब्दों को जब तक अपने दिमाग में दोहराता रहता हूं, और उनके निचोड़ से मेरा उत्साह बढ़ता जाता है। उस दिन मेरे जीवन में पहली बार भविष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट दिशा तय हो गई कि असल में मैं क्या करना चाहता हूँ। और मैंने ये भी गौर किया कि मेरे अंदर कुछ और पनप रहा था। ये थी इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा मेरे अंदर जन्म लेने लगी थी। मिस्टर मेरेल ने मेरे अंदर एक चीज डाल दी, और उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं भी ऊंचा उठ सकता हूं, और मैं उनमें भरोसा करता था। भविष्य के प्रति मेरा नजरिया तत्काल बदल गया, और मैं उस नए भविष्य को हासिल करना चाहता था। जैसे जैसे मेरी इच्छा बढ़ती गई, मेरा जुझारूपन भी बढ़ने लगा। मैं बदलाव चाहता था, और खासकर मैं अपने नए नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगा था। मैंने तत्काल जरूरी कदम उठाए। आप इस किताब को पढ़ रहे होंगे और साथ ही सोच भी रहे होंगे, जिग, मेरे जीवन में मिस्टर मेरेल कैसे शख्स नहीं, मेरे मेरेल जैसा शख्स नहीं है। हाँ, है ना, मैं हूँ आपका मिस्टर मेरेल। मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ कि मैंने आपकी भावनाओं को महसूस कर लिया है। मैंने आपकी हसरतों को पढ़ लिया है। आपने भी कुछ गलतियां की हैं, और आप जहाँ चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इन सब बातों का आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे बार बार दोहराना चाहूंगा, आप जहां हैं फिलहाल वहां से ही शुरुआत कर सकते हैं, और आपके पास जो कुछ भी है उसी से आगे बढ़ सकते हैं, और जहां चाहे पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मेरा उद्देश्य है कि जीवन के इस खेल में आपके अंदर नई उम्मीद पैदा की जाए, और उस नई उम्मीद को आपके भविष्य की शानदार तस्वीर में बदल दी जाए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप खुद को तैयार कर लेंगे, तब आप अपनी सफलता की उम्मीद भी शुरू कर देंगे। कई दशक बीत चुके हैं। मिस्टर मेरेल के सशक्त शब्दों के जरिए मेरे जीवन के नए उद्देश्य और सशक्त इच्छा को मिले हुए, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं हमारे अंदर हालांकि विजन और सशक्त इच्छा मौजूद रहती है, लेकिन उसका आखिरी छोर ढूंढ पाना हमेशा संभव नहीं होता। हम कुछ ही दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव ही सीमित होता है। लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि हमें अपने विजन को अपडेट करते रहना चाहिए, और अपनी इच्छा में इस वक्त ईंधन भरते रहना चाहिए। जब हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं और अपने लगन का अनुसरण करते हैं, तब हम ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, और जब हम ऐसा करने लगते हैं तब हमें बहुत दूर की चीजें भी साफ साफ नजर आने लगती हैं। मेरे मामले में ही लीजिए, मैंने अपना पहला लक्ष्य रखा था राष्ट्रीय सेल्स चैंपियन बनने का, और अगले कुछ ही वर्षों के दौरान मैंने वो हासिल कर लिया। उस लक्ष्य को हासिल करने के दौरान ही मैंने अपना नया विजन विकसित कर लिया, जो कि और भी अधिक ताकतवर था।
मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था। मेरा ये लक्ष्य भी ठीक ठाक सा निखरा। इच्छा सही मजबूत होती है, वचनबद्धता और दृढ़ता। अगर आप किसी प्रकार उन किताबों की गिनती कर सके जो कि इस विषय पर लिखी गई है कि कैसे बने सफल, तो ये संख्या अब तो आसमानी होगी। उन ढेर सारी किताबों में, जिनमें मेरी किताबें भी हैं, इसी बात पर जोर दिया गया है कि लोगों को अपने जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण विचारों और अवसरों के आधार पर जरूरी कदम उठाने चाहिए। तथ्य यह है कि आपके पास ढेर सारे विचार हो सकते हैं और आप ढेर सारे अवसरों से मुखातिब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन अवसरों को भुनाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं तो विलुप्त भी हो सकते हैं। ये कुछ आश्चर्य भरा भी होता है कि लोग मौके पर जरूरी निर्णय नहीं लेते और बाद में शिकायत करते फिरते हैं कि उन्हें कुछ करने का कभी मौका नहीं मिला। लोगों के पास ढेर सारे बहाने होते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने मौके पर जरूरी काम क्यों नहीं किया, लेकिन उनमें से जो जायज वजह है वो है उनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी। वे सामान्य में कुछ हासिल करना चाहते ही नहीं थे। सफल होने की वास्तविक लालसा जीवन मरण के प्रश्न के समान होती है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी बेहद कठिन है। हमारे लक्ष्य और सपनों को लेकर बनाई गई बेहतरीन योजनाएं अक्सर धरी की धरी रह जाती हैं। इस लिहाज से हर शख्स के अंदर दो गुण अवश्य होने चाहिए जो उसकी इच्छा और सफलता की चाहत में शुरू हुए सफर को जारी रख सके। ये दो गुण हैं वचनबद्धता और दृढ़ता। आपके अंदर लक्ष्य पर खुद को केंद्रित रखने को लेकर उचित वचनबद्धता और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहने की निरंतरता बरकरार रहने चाहिए। इसके बाद आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए जो सफलता के सफर में आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाली परेशानियों और झटकों से निपटने में आपकी मदद करे। वचनबद्धता के गुण से आपको उन विचारों को हटाने में मदद मिलेगी जो आपको आपके सफर से भटका सकते हैं, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव किसी को भी आसानी से हतोत्साहित कर देते हैं और इंसान का ध्यान अपने लक्ष्य से आसानी से भटक जाता है। आज के दौर में ज्यादातर हमारा समाज अपना सिर इंटरनेट की दुनिया में खपाए हुए है और वहां से मिली चीजों को अंतिम सत्य मानकर उसे ग्रहण करता जाता है। मुझे नथानाले मेरा मानना है जो सूचनाएं हमें अपनी उंगलियों पर उपलब्ध है वे शानदार हैं और जानकारी से सीख लेना बेहद जरूरी है और सफलता हासिल करने के लिए हमें हर तरह के ज्ञान से लैस रहना चाहिए। लेकिन आज के दौर में सूचनाओं का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि उसे किसी इंसान के लिए सहेज पाना और उसके मुताबिक प्रक्रिया अपना पाना कठिन होते जा रहा है। आप कह सकते हैं कि हम सूचनाओं के गहरे दबाव से गुजर रहे हैं। सूचनाओं के गहरे दबाव का नतीजा होता है भटकाव और ये आपकी एकाग्रता को भंग करके आपको खेल से ही बाहर कर देता है। उदाहरण के लिए गोल्फ में आपकी नजर गेंद पर होती है, आप इसे अच्छी ऊंचाई दे सकते हैं या पूरी तरह चूक सकते हैं। सूचनाओं की अधिकता का यही हाल है। इसके चलते हमारी नजर छोटी छोटी चीजों से छिटक सकती है जिन पर हमें नियमित रूप से अपना ध्यान टिकाए रखना होता है ताकि अपेक्षित परिणाम हमें मिल सके। वचनबद्धता हमें किसी विशेष कदम को पूरा करने के लिए हम सबको एक सूत्र में बांधे रखती है। जो लोग वचनबद्ध होते हैं उन्हें यह पता होता है कि खास परिणाम हासिल करने के लिए उन्हें खास तरह की चीजें भी करनी हैं। सरल शब्दों में वचनबद्धता जो कि इच्छा से संचालित होती है हमें सफर में बनाए रखती है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अंततः जीत दर्ज कर सकें। आप में ज्यादातर लोगों ने मुझ में मेरी कहानी सुनी होगी। जब मैं अपने शुरुआती जीवन में बॉक्सर था लेकिन मुझे अपने हाथों की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। रेफरी ने लगातार उन पर उंगली उठाई थी। जब मोहम्मद अली ने सन 1974 में जॉर्ज फॉरमैन से हैवीवेट चैंपियनशिप में मुकाबला किया था, उन्होंने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया था उसे रोप और डॉप नाम दिया गया। अली रिंग की रस्सियों पर झुक जाते थे और अपना सिर हाथों से ढक लेते थे और फोरमैन को मौका देते थे कि वे उन पर ताबड़तोड़ हमले करें और इस क्रम में वे अपनी ताकत व ऊर्जा खर्च करते जाएं, जिसके बाद मोहम्मद अली की फुर्ती और गति उन पर बुरी तरह हावी हो जाती थी। मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन जॉर्ज फोरमैन जैसे बॉक्सर का मुझे लगातार पिटना तो शायद मैं नहीं झेल पाऊंगा।
ये सोचना भी मुझे डराता है और मैं महसूस करता हूं कि उनके पहले ही मौके से मैं बाहर हो जाऊंगा। जैसे ही वह मुझ पर टूट पड़ेंगे, मेरे अंदर दूसरे प्रकार के विचार चलने लगेंगे कि मैं कैसे अपनी रणनीति पर केंद्रित रह सकूं। लेकिन अली ने अपनी रणनीति को बरकरार रखा और इससे उन्हें फायदा मिला। 8वें राउंड में जाकर जब फोरमैन उन पर इतने घूंसे बरसाने के बाद शायद ही अपना हाथ उठा पा रहे थे, मौका पाकर अली अचानक रस्सी से ऊपर उठे और 2 दाएं और 1 बाएं मुक्के ने फोरमैन को जमीन पर लापटका। अली की दृढ़ता ने उन्हें जीत के मुहाने तक पहुंचा दिया, जिसे बॉक्सिंग के इतिहास की महान जीत माना जाता है। ज्यादातर समय जीवन में हमें अली की तरह ही रिंग में जॉर्ज फोरमैन जैसे दैत्यकार बॉक्सर से मुक्के खाने पड़ते हैं। जब ऐसे कठिन समय आता है, तब हमें इन कठिनाइयों से जूझना होता है और अपने लक्ष्य व सोच पर लगातार नजर गड़ानी रखनी होती है। जब हम विपरीत परिस्थितियों द्वारा निढाल कर दिए जाते हैं, तब हमें वापसी करनी होती है और संघर्ष जारी रखना होता है। हमें अपने आप को लक्ष्य के प्रति केंद्रित बनाए रखना होता है और याद रखें, हमारी सबसे बड़ी जीत अब भी काफी दूर होती है। अक्सर ऐसा होता है कि ढेर सारे लोग तब समर्पण कर देते हैं जब उन पर अपेक्षा से अधिक दबाव और प्रतिरोध पड़ने लगता है। जीवन में कभी कभी हालात इतने कठिन और दुष्कर हो जाते हैं जितना कि उनके बारे में हम आप कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसे में उस समय अगर लोग डटे रहने में विफल हो गए, तो वे हमेशा के लिए विफल हो जाएंगे। अगर आप कोई चीज खत्म नहीं करते हो, वो कभी पूरी नहीं होगी, और जब तक कोई चीज पूरी नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। सफलता के बारे में सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि वो निरंतर अपने सफर को जारी रखने, उसमें जरूरत के मुताबिक फेरबदल करते हुए काम को पूरा करने पर निर्भर होता है। महज धराशायी कर दिए जाने से ही आपको हारा हुआ नहीं माना जा सकता। आप तभी हारते हैं जब आप ठहर जाते हैं। अपने बारे में कहूं तो मैं मानता हूं कि मैंने सेल्स का पेशा अपने मन में किसी भी अन्य व्यक्ति जो इस विषय पर यह किताब पढ़ रहा होगा की तुलना में सबसे ज्यादा बार छोड़ा। टूटन, कर्ज में होना, काम की अनिश्चितता और अपने दिन में डूबूंगा या बचूंगा, इसका कुछ पता न होना बेहद हतोत्साहित करने वाला था। यह वो समय होता है जब भरोसा, उम्मीद, साहस, समर्पण और दृढ़ता सबसे जरूरी चीज बन जाती है। मुझे स्वीकार करने में जरा भी गुरेज नहीं कि यह कठिन दौर था और हतोत्साहित होना मेरा शकल बन चुका था। मुझे वो दिन भी याद है जब 50 सेंट का गैसोलीन खरीदना पड़ता था और अगर मैं जोड़ घटाव में कोई गलती करता था तो मुझे 1 या 2 सामान अपने स्टोर में सेल्फ पर रखने पड़ते थे। बिल का भुगतान ना कर पाने के चलते मुझे कई कई दिन बिजली और टेलीफोन सेवा कटवानी पड़ती थी। वो सब शर्मिंदा करने वाले और धिक्कार वाले हालात थे, लेकिन संयोग से वे सब मेरी दुनिया के अंत नहीं थे। मेरे जीवन में तब भी कुछ चीजें चल रही थी जिन्होंने अंततः अंतर पैदा किया। मैं जो कर रहा था उस पर अडिग था और ये इच्छा कि मुझे एक दिन जीतना ही है, मुझे मेरे कठिन हालात में भी मेरे सफर पर बनाए हुए थी। पेशेवर वक्ता बनने की मेरी ख्वाब सन 1952 में पैदा हुआ और हालांकि मुझे अपना पहला मौका सन 1970 में जाकर मिला, लेकिन तब तक मैं इसको लेकर योजना बनाता और उस पर काम करता रहता। सन 1972 में भाषण से संबंधित मेरा काम परवान चढ़ रहा सका। मैं तब 40 साल का था। हालांकि तैयारी के दौरान चाहे जो भी हालात मेरे सामने आए हो, मैंने अपनी फिलॉसफी और जो सिद्धांत मैंने हासिल किए उन्हें लेकर हमेशा अपने पांव जमीन पर रखे। मैंने उन वर्षों के दौरान जो संदेश दिए उनके तौर तरीके को लेकर मैं हमेशा काट छाट करता रहा, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा, क्योंकि मेरे पास एक ताकतवर सोच थी कि मैं दूसरों की मदद कैसे कर पाऊंगा, और उस सोच की हकीकत में बदलने के लिए मेरे अंदर शक्तिशाली इच्छा भरी पड़ी थी। सोच और इच्छा की सामूहिकता ने मुझे अडिग रहने का संकल्प मिलता और अपने सपने को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता मिलती। इच्छा शक्ति से बढ़ती है आपकी योजना बनाने की क्षमता। जब आप अपने भविष्य की योजना तैयार करने के लिए जरूरी समय खर्च करते हैं, तो वास्तव में आप उन चीजों का खाका खींच रहे होते हैं जो आपको चाहिए होती है और जिन्हें लेकर आपने अपने जीवन में एक सोच बना रखी होती है। क्या ऐसी संभावना है कि आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उससे कोसों दूर हैं? अगर ऐसा है तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि आप में वो क्षमता ही नहीं है
और सफलता के लिए आप में अपेक्षित प्राकृतिक गुण नहीं है। या कहीं ऐसा भी हो कि आप सोच रहे हो कि आप तो जीतने के लिए ही पैदा हुए थे, लेकिन ये किस्मत की बात है कि आप अपने लिए बनाए गए गलत ब्लूप्रिंट, काम की योजना या कोई योजना नहीं पर आगे बढ़ रहे थे। स्वाभाविक है, मुझे जरा भी शक नहीं कि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए, लेकिन याद रखिए कि इससे पहले कि आप जीते, आपको जीतने के लिए योजना बनाने और जीतने के लिए तैयार होने की जरूरत है। तब और केवल तब जब जीतने की अपेक्षा कर सकते हैं। जीतने के लिए योजना बनाना जीत की प्रक्रिया का पहला कदम होता है, और दुर्भाग्य से लोग योजना बनाना नहीं चाहते। अंततः योजना बनाने से ज्यादा शर्मिंदगी और किसी चीज में नहीं होती, और फिर उस योजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाने में विफल होना भी शर्मनाक होता है। योजना सफल क्यों नहीं हुई, इसे लेकर आप ढेर सारे बहानों को सामने रख लेते हैं। डर एक खतरनाक हत्यारा होता है इच्छा का। विफलता का डर एक बड़ा कारण होता है कि लोग अपनी योजनाओं को लिखित में रखने में टाल मटोल करते हैं और नजरअंदाज तक कर देते हैं। इसके अलावा योजना बनाना भी कठिन काम होता है। इच्छा ही सारा अंतर पैदा कर देती है कि आप गंभीरता से योजना बनाने वाले इंसान हैं या किसी सम्मान या चेकलिस्ट की तरह ही योजना पर महज एक नजर दौड़ा लेना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि योजना बनाकर जीत की एक उत्साहजनक अवसर के रूप में गले लगाया जा सकता है, या उसे औपचारिक अभ्यास या काम समझकर टरकाया जा सकता है। जब आप वाकई किसी चीज की चाह रहे होते हैं, जब आपको उस चीज की इच्छा होती है और आप उसे लेकर उत्साह में होते हैं, तब आप उसे हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं, क्योंकि आप उसे पाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण शब्द वहां है, आप उसे पाना चाहते हैं। अगर आप में इस दर्जे की इच्छा है, जैसा कि मैंने इस अध्याय में आपके चर्चा की है, तब योजना आपके लिए कुछ ऐसी बन सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, बजाय कि कुछ ऐसा बनने की कि आपको करना ही है। और हम सब जानते हैं कि जब हम हासिल करना ही है कि सोच के साथ काम करते हैं, तब बेहतरीन काम करते हैं। असल में आप क्या चाहते हैं? इससे पहले कि आप जीत की योजना बना तैयार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, अपने अंदर इच्छा की पड़ताल करना एक अच्छा विचार होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप में वास्तविक इच्छा जब तक कुछ कर गुजरने की नहीं होगी, तब तक आपका दिल इस काम में शामिल नहीं होगा। एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, यह क्यों हासिल करना चाहता हूँ। अगर आप इस सवाल का कि आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं जवाब सीधे और सरल एक वाक्य में नहीं दे पाते हैं, तो संभवतः वो आपकी असल इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप चाहे तो उस विचार को छोड़ सकते हैं। वजन घटाना एक साधारण उदाहरण है जो मैं आपको इस प्रक्रिया को समझाने के लिए आपके सामने रख सकता हूं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो एक कारण यह हो सकता है कि वजन घटाने से आप स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा कि आप बेहतर महसूस करने के अलावा बेहतर दिखते भी हैं। अगर आप अपनी सोच में बिल्कुल स्पष्ट हैं और वाकई उसे हासिल करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि आप समय से क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, तब आप पूरी तन्मयता से उसे हासिल करने की योजना तैयार कर सकते हैं, और तब आप मौलिक रूप से काम करने के लिए खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। मेरे दोस्त, आपके अंदर पहले से प्रबल इच्छा भरी हुई है, और अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इच्छा को बढ़ाएं और जीतने की शुरुआत करें। अध्याय 2, इसका टाइटल है जीत की शुरुआत। अगर आप वाकई जीतना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने अपने दोस्त और साथी प्रवक्ता जोए साबाह की एक बात को हमेशा स्वीकार किया है, आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको बड़ा बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। यह संभवतः सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस वाक्य में ऐसी गुड़ बातें छिपी है जिन पर आपका ध्यान शायद ही जाए। ये कथन वाकई उन कोर मुद्दों को समेटता है जो सफलता से जुड़े होते हैं। जब आप इस वाक्य को अलग अलग कोणों से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप सफलता को बिल्कुल नए अंदाज में पाएंगे और पूर्णतः दुनिया बदल देंगे। जब हम जीवन के खेल को देखते हैं, तब मैं कुछ चीजों पर जोर देना चाहता हूं। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि हम में से ज्यादातर में कुछ उम्मीदें, सपने और जीवन के प्रति महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि हम में से हर एक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जवान हो या बुजुर्ग, काला हो या गोरा, नाटा हो या लंबा, मोटा हो या दुबला, सबके अंदर ये इच्छा होती है
कि वो दूसरों की अपेक्षा अंतर पैदा कर अलग नजर आए। मैं यह भी मानता हूं कि आप इससे सहमत होंगे कि ज्यादातर लोग स्वास्थ्य, खुशहाली, खुशी, मित्रता, शांति और सुरक्षा की ख्वाहिश रखते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? और क्या आप जानते हैं सफलता क्या चीज है और क्या नहीं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत या पहचान या पैसे बनाने और भौतिक चीजों को एकत्रित करने को ही सफलता कहा जाता है। वे इसे एक वाक्य या एक मूल विचार में परिभाषित करने का प्रयास भी करते हैं। सच्ची सफलता में एक वाक्य या एक विचार से कहीं ज्यादा तत्व समाहित होते हैं। वर्षों तक मैं एक ग्राफिक का प्रयोग करता था लोगों को समझाने के लिए कि पहले वे कहाँ वे पहले से सफल हैं और कहाँ उन्हें सफल होने के लिए मदद की जरूरत है। मैं इसे जीवन चक्र कहता हूँ। मैं ये किताब उस ग्राफ को साझा किए बिना नहीं लिख सकता जिसने बहुतों की जिंदगी में अंतर पैदा किया। ये ग्राफ आपकी भी समझने में मदद करेगा कि जीवन के खेल में फिलहाल आप कहाँ पर स्थित हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यह जानकारी आपको शुरुआती बिंदु देगा। इस दूसरे शब्दों में यह जानने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको यह जानना जरूरी है कि आप हैं कहाँ। इस चक्र की 7 तिलियों में जीवन के खास क्षेत्र दर्शाए गए हैं। चक्र की 7 तिलियां बताती हैं भौतिक, पारिवारिक, मानसिक, वित्तीय, निजी, आध्यात्मिक, पेशा। जीवन में संपूर्ण सफलता को वास्तविक संतुष्टि का अनुभव करने के लिए आपको निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी क्षेत्र का कुछ दर्जे तक सर्वज्ञता होना चाहिए। जीवन चक्र की हर तीली दूसरी अन्य तीलियों से जुड़ी हुई है। अगर एक या ज्यादा तीलियों को नजरअंदाज किया जाता है तो बाकी तीलियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे आप कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करते जाते हैं उसके सहारे दूसरे क्षेत्र मजबूत होते जाते हैं। इसे इस तरह सोचनी चाहिए कि सारे क्षेत्र एक टीम के तौर पर काम कर रहे हों और कमजोर कड़ी पर काम करने से ही पता चलता है कि टीम कितनी मजबूत है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप केवल कैरियर की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिवार व आध्यात्मिक विकास को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी पेशेवर जिंदगी में उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितना कि आपने उम्मीद कर रखी होगी। अगर आप ढेर सारा पैसा बनाते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते तब आप शायद गंभीर रूप से बीमार धनाढ्य शख्स कहलाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि सफलता क्या है और क्या नहीं है। मैं यहाँ गुणों की एक छोटी सी सूची दे रहा हूं जिस पर मैं भरोसा करता हूं कि सफलता क्या है और क्या नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं कि सफलता क्या है। क्या है सफलता? नंबर 1, सफलता है ये जानना कि आप जब अपना काम खत्म कर ऑफिस बंद कर रहे हो और हर दिन घर की तरफ रुख करने के दौरान ये सोचे कि आपने बड़ा काम किया है। 2, सफलता है एक घर और उसमें रहने वाले लोग जिनसे आप स्नेह करते हो और बदले में जो आपसे स्नेह रखते हो। 3, सफलता है वो वित्तीय सुरक्षा जो हर महीने आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में काम आती है और ये जानकारी कि आपने अपने ना होने की दशा में परिवार की सुरक्षा का व्यापक इंतजाम कर दिया है। 4, सफलता एक विश्वास की तरह है जो आपको तब तक दिखती है जब वो बताती है कि यहाँ कहाँ से मुड़ना है और जब सामने कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। 5, सफलता से आशय एक दिलचस्प या शौक रखने से है जो आपको आनंद और शांति प्रदान करे। 6, सफलता वो है जो आपको अपने बारे में पता चले कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। 7, सफलता यानी अपनी अच्छी तरह देखभाल करना और हर दिन स्वस्थ रूप में जागना है। 8, सफलता तब है जबकि पूरे दिन का काम खत्म होने के बाद जब आप बिस्तर पर जाएं तो आभार के साथ ये महसूस करें आज के दिन इससे बेहतर कुछ और किया ही नहीं जा सकता था। इस सूची में आपने देखा होगा सफलता महज एक वाक्य की परिभाषा में नहीं समेटी जा सकती है। सफलता में पूरा इंसान सम्मानित होता है और अगर आपने एक क्षेत्र को छोड़ा तब आप दूसरे के मुकाबले कम सफल माने जाएंगे। अब देखते हैं कि सफलता क्या नहीं है। सफलता क्या नहीं है? पहला, काम के अत्यधिक दबाव के चलते हफ्ते में कई बार परिवार के साथ रात का खाना ना खा पाना सफलता के दायरे में नहीं आता। दूसरा, सफलता यह भी नहीं कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद घर पहुंचते ही अपने को अलग थलग करते हुए टीवी देखने बैठ जाएं और कहें पूरे दिन काम के बाद मुझे अपने लिए भी कुछ वक्त और जगह चाहिए। 3,
सफलता यह भी नहीं है कि आप लगातार पैसा कमाते जाएं जबकि आपके पास पहले से पैसा मौजूद हो और आप खर्च ही ना कर पा रहे हो। 4, सफलता यह भी नहीं है कि आप मंदिर तो जाएं लेकिन जो कुछ भी वहां सुने उसे दरकिनार कर दे। 5, सफलता सिर्फ और सिर्फ काम ही नहीं है जिसमें दूसरी चीजों के लिए जगह ना हो। 6, सफलता यह भी नहीं है कि आप इस कदर व्यस्त हो जाएं कि खुद को अस्वस्थ कर फास्ट फूड पर निर्भर हो जाए। 7, सफलता यह भी नहीं है कि देर हो चुके कामों, समय पर घर पहुंचने, आपके स्वास्थ्य, स्कूल में बच्चों का प्ले, समय पर अपना बिल देने या अपने जिंदगी में आनंद खोजने में दिमागी ऊर्जा खपाई जाए। 8, सफलता यह भी नहीं कि कार चलाते वक्त भी अपने व्यस्तम शेड्यूल को हल्का करने के लिए कर्मचारियों को मोबाइल पर संदेश भेजते रहें। क्या इस सूची में दिए गए लक्षणों में से कोई भी आपको अपने करीब लगा? क्या आप इनमें से किसी एक या कई लक्षणों को अपनी जिंदगी में शुमार पाते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मेरा स्पष्ट मानना है आपके जीवन का चक्र गंभीर पुनरावलोकन की मांग कर रहा है और कुछ क्षेत्रों पर काम करने की जरूरत है। आपका खुद के साथ संबंध, अगर आप अपने जीवन के उस हिस्से में देखें कि संबंधों ने आपके लिए किस तरह से अपनी भूमिका अदा की है, उसे लेकर अपने बारे में सोचें। आपका खुद का साथ क्या संबंध है? आप जिस तरह से हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो उसे बदलने के लिए आप क्या करते हैं? जब मैं कहता हूं कि आपको कुछ करने से पहले वहां होना पड़ेगा और कुछ पाने से पहले कुछ करना होगा, तो गौर कीजिए कि मैंने आपको इनके बीच रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको अपने आप के साथ संबंधों को लेकर बात कर रहा हूं और ये भी कि आपने जिन चीजों को जीवन में हासिल किया है और जो आपके लिए सफलता की परिभाषा है उसमें वो किस तरह रूपांतरित होती है। मैं आपका अपने आप के परिपक्व करने में मदद करना चाहता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं और अपनी कुछ चीजें खुद से साझा करिए ताकि आप अपना और बेहतर तरीके से विकास कर सकें। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को पसंद करें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दूसरों के साथ चलने की आपकी काबिलियत ये दर्शाती है कि आप कौन हैं और आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपको कुछ उस तरह का इंसान बनना होगा जिसके साथ आप और दूसरे सहज महसूस कर सके। आप खुद का जितना सम्मान करेंगे, जितना ऊंचे मानक आप बनाएंगे और जितना ज्यादा आप समर्पण भाव रखेंगे, उतना ही आप बेहतर तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जब आप बेहतर तरीके से काम करेंगे तब आपके संबंध भी दूसरों के साथ प्रगाढ़ होते जाएंगे और इसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सफलता भी आपके खाते में आती रहेगी। नींव तैयार करना, आपकी जिंदगी और सफलता का आधार, यह नींव तैयार करने के लिए 6 गुण होने जरूरी है। ये 6 गुण हैं ईमानदारी, चरित्र, विश्वसनीयता, समर्पण, प्रेम और निष्ठा। ये सभी नींव के पत्थर जीवन चक्र का सृजन करने के लिए बेहद जरूरी है जो हमें संतुलित बनाएंगे और विशेष प्रकार की सफलता दिलाएंगे जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। आपने 85 साल की जिंदगी में मैंने वही सीखा है। जो लोग इन सिद्धांतों में से किसी भी एक के साथ समझौता करते हैं वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और महज भिखारी की तरह ही चीजें पाते हैं जो कि जिंदगी उन्हें प्रदान करती है। मैंने देखा है कि लोग बेईमानी और धोखाधड़ी से बहुत सारा पैसा बनाते हैं लेकिन उनके दोस्तों की संख्या बेहद कम होती है और उन्हें मन की सच्ची शांति भी नसीब नहीं होती। वे कारोबारी पेशेवर जो ऊपर उठने के लिए अपने परिवार से अलग थलग हो जाते हैं उन्हें सफल कहा नहीं जा सकता। जो लोग खुद से बढ़कर किसी चीज को नहीं मानते और विश्वास नहीं करते उन्हें कठिन हालत में भी खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। इतने लंबे जीवन में मैं जितने भी ज्यादा सफल लोगों से मिला उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता गया कि मेरे बताए नींव के पत्थर आपकी सफलता सरीखे हथियार के सर्वाधिक मारक कारतूस हैं। नींव के ये पत्थर सफलता के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आखिर चलिए, मैं खुश हूं कि आपने पूछा क्योंकि मैं आपको बताने ही जा रहा था। एक इंसान अपने जीवन में सोचता जाता है और करता जाता है। आमतौर पर ज्यादातर समय वे वही करते हैं जो सोचते हैं। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उसी का नतीजा है कि आप क्या हैं और कहाँ हैं। लेकिन आप चाहे तो मानसिक बदलाव लाकर अपने हालत में बदलाव ला सकते हैं और जहां आप हैं वहां से आगे बढ़ सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी सोच आपके विकल्प को आगे बढ़ाती है। विकल्प ही तय करते हैं
कि आप क्या कदम उठाएंगे और आपके कदम ही जीवन में आपके लिए परिणाम सामने लाएंगे। आपको जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, आप अनवरत रूप से उन्हीं पर सोचते और काम करने के लेकर केंद्रित होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं उनमें बदलाव आए, तो आपको अपने सोचने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा और अगर तरीके से सोचना होगा। आपको अपने दिमाग में चल रही चीजों को बदलने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। हम कौन हैं, यह उन नींव के पत्थरों से तय होता है जिनमें ईमानदारी, चरित्र, विश्वास, समर्पण, प्रेम और निष्ठा समाहित है। 6 नींव के पत्थर स्वाभाविक रूप से आपकी सोच को विकसित करने के लिए जरूरी कच्चा माल तो उपलब्ध करा ही देते हैं, कमोबेश वे आपके कोर गुण बन जाते हैं कि आप क्या हैं, क्या करेंगे और क्या पाएंगे, और वही चीज तय करेगी कि जिंदगी में आप क्या हासिल करेंगे। वे पत्थर ही आपकी सफलता या विफलता का कोड तैयार करते हैं, क्योंकि जिस आधार पर आपने गुणों को तैयार किया होता है उसके तहत आपकी नींव और आपके कदम एकरूपता लिए होने चाहिए। मेरी इच्छा है कि काश मैं आपको उन लोगों से मिलवा पाता जिन निजी, प्रतिभाशाली, प्रेरक और यहाँ तक कि तेज तर्रार लोगों से यात्रा के दौरान मैं मिला हूँ। ये लोग सामान्य तौर पर या तो बिल कलेक्टर से हम कदम हैं या कानून से महज 2 कदम आगे हैं। वे हमेशा एक डील या तत्काल पैसे की ताक या फिराक में रहते हैं। वे कभी बहुत ज्यादा या बहुत ऊंची संपत्ति नहीं बना पाए क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई नींव ही तैयार नहीं की थी। दूसरे लोग ये नहीं समझ पाए कि सफलता या वास्तविक अवसर व्यक्ति में निहित होता है, ना कि उसकी जॉब में। आप जमीनी चीजों को समझकर ही असल ऊंचाई हासिल कर सकते हैं और तभी एक बार में सफलता की एक सीढ़ी चढ़ना संभव हो सकता है। सफलता और खुशी किस्मत की नहीं, विकल्प की बात है। नींव के पत्थर हमें सही विकल्प चुनने के अवसर मुहैया कराते हैं। नींव के पत्थर, ईमानदारी। बहुत साल पहले रेड हेड और मैं एक लेदर सोफा खरीदने के लिए शहर के एक बड़े स्टोर में पहुंचे जिनमें ढेर सारे सामान रखे थे। स्टोर के सेल्समैन ने बड़ी विनम्रता के साथ हमारी मुलाकात की। हमने उसे अपनी इच्छा के बारे में बताया, जिसके बाद वो हमें सोफा वाला सेक्शन में ले गया। जब मैंने पहले लेदर सोफे को देखा तो वो काफी आकर्षक लगा। मैंने उसका दाम पूछा। उसने जो बताया मैं ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि मैंने दाम को लेकर जितनी अपेक्षा की थी वो उसका आधा ही निकला। जब मैंने अपनी हैरत जाहिर की तो ऐसा शानदार सोफा इतने कम दाम में कैसे, तो सेल्समैन ने मुझे आश्वस्त किया कि वास्तव में इस सोफे की कीमत और बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन दाम कम रखने के कारण ही यहाँ से सेल ज्यादा निकलती है। मैंने भी सेल्समैन से उसे खरीदने की बात कही। आगे मैंने सेल्समैन को बताया कि हमें एक सुंदर कॉफी टेबल भी लेनी है जो हम सोफे के सामने रखना चाहते हैं। इसके उपरांत हमने कॉफी टेबल सेक्शन का रुख किया। रास्ते में हम एक अन्य लेदर सोफे के बगल से गुजरे जो कि काफी हद तक मेरे पसंद के सोफे से मेल खा रहा था। चाहे जो हो रहा हो, लेकिन मैंने उस सोफे को थोड़ा और बेहतर पाया, इसलिए मैं उसकी तरफ मुड़ गया और उसे ध्यान से चारों तरफ परखने लगा। उस पर बैठा, पीछे की तरफ टेक लगाया और इस मौके पर जरा असमंजस में आ गया कि आखिर कौन सा सोफा बेहतर है। फिर मैंने उसका दाम पूछा। सेल्समैन ने जो दाम बताया उससे मैं फिर अचंभित हो गया, क्योंकि यह सोफा मेरी पहली पसंद वाले सोफे से दोगुने दाम का था। मैंने इसका कारण पूछा, इस सोफे का दाम पहले वाले से दोगुना क्यों है? उसने महज एक वाक्य में सब स्पष्ट कर दिया, यह सोफा पूरी तरह चमड़े का बना है। सेल्समैन ने बताया पहले वाला सोफा नकली चमड़े का था, लेकिन उसे कोई भाप नहीं पाएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा सोफा खरीदा होगा, या क्या आपको ऐसा लगा कि मैं स्टोर से बिना कुछ खरीदे ही बाहर आ गया? अगर आपके दूसरे विकल्प के बारे में सोचा तो वाकई आपने बिल्कुल सही सोचा कि मैं बिना कुछ खरीदे उस स्टोर से बाहर आ गया। मैंने वहां से कुछ नहीं खरीदा, बल्कि मैं दोबारा कभी उस स्टोर में गया भी नहीं। सेल्समैन ने बेईमानी की और मैं ठगा तथा धोखे में महसूस करने लगा। मूल बात यह है कि अगर आप दूसरों के प्रति बेईमान हैं तो वे आपको अंततः ताड़ जाएंगे, और जब वे ऐसा कर लेंगे तब वे आपसे सरोकार ही नहीं रखेंगे। बेईमानी का यह नतीजा होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस ओर मैं इस इरादा करना चाहता हूं वो यह है कि असल मुद्दा यह था, पहले वाले सोफे को लेकर सेल्समैन क्या सोच रहा होगा जिसे उसने चमड़े का बताया था। वो सामान बेचने की कोशिश कर रहा था और ईमानदार होने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। इसका उद्देश्य था कि वो मुझे कुछ खरीदारी करवा ले, ना कि मुझे सर्वश्रेष्ठ सर्विस और व्यवहार प्रदान करे जो कि वो कर सकता था।
वो अपने ग्राहक के बजाय केवल अपने बारे में सोच रहा था और इसकी कीमत उसे अपनी बिक्री खोकर चुकानी पड़ी और उसकी बेईमानी से उसका ग्राहक टूट गया। मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि वो इस प्रक्रिया में इस कदर फूल घुल मिल चुका है कि उसे इसका आभास भी नहीं होगा कि ईमानदारी जैसी कोई चीज भी होती है दुनिया में। आपको निश्चिंत तौर पर ईमानदारी को अपने जीवन की प्राथमिकता में शुमार करना होगा। चरित्र लोगों का मन बदलने या उनका पूरा जीवन ही नए नजरिए से देखने के लिए कभी कभी एक शब्द, एक अर्धवाक्य या एक विचार ही काफी होता है। इसका वाकई असर पड़ता है अगर आप खुद पर करीब से गौर करें कि आप क्या हैं और कैसे सोचते हैं। हमारी सोच वाकई हमारे चरित्र को आगे बढ़ाती है। फ्रैंक आउटलस ने सोच विचार करने की ताकत का जिक्र कुछ इस तरह किया है। अपने विचारों पर गौर करें तो वो शब्द बन जाएंगे, अपने शब्दों पर गौर करें तो वे आपके कदम बन जाएंगे, अपने कदम पर गौर करें तो वे आपकी आदत बन जाएंगे, अपनी आदत पर गौर करें तो वो आपका चरित्र बन जाएंगे, अपने चरित्र पर गौर करें क्योंकि इससे आपकी किस्मत तय हो जाएगी। मुद्दा यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि आपका चरित्र वाकई अपनी किस्मत बन जाता है, क्योंकि आपका चरित्र ही भविष्य की दिशा व दशा तय करता है और आपका चरित्र ज्यादातर ईश्वर और लोगों के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करता है। ब्रायन हार्बर ने अपनी किताब राइजिंग एकॉफ द क्राउड में बेन हूपर की कहानी का जिक्र किया है। इस कहानी का मेरे लिए बेहद महत्व है और मैंने इसका जिक्र भी अपनी किताब ओवर द टॉप में किया है। हालांकि मैं एक बार फिर इसका यहाँ जिक्र करूंगा। बेन हूपर का जॉन ईस्ट टेरेसी के निचले हिस्से में रहने वाली एक अविवाहित माँ से हुआ। इसका नतीजा यह था कि उन्हें और उनकी माँ को उनका छोटा सा समुदाय बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित करता था। लोग ताने मारते थे और बच्चों को तो स्कूल में बेन के साथ खेलने नहीं दिया जाता था। अमेरिकी संस्कार तब के मुकाबले अब काफी बदल गए हैं, लेकिन बेन हूपर के समय में अवैध बच्चा खुद में एक भ्रष्टाचार माना जाता था। जब बेन 12 साल का हुआ, उसके शहर में स्थित छोटे से चर्च में प्रवचन करने के लिए एक युवा पादरी का आगमन हुआ। उसी दौरान बेन को उस पादरी के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली, जैसे कि वो किस कदर स्नेह देने वाला और किसी तरह का दोहरा रवैया ना रखने वाला पादरी है और कैसे उन्होंने लोगों को उनके असल रूप में स्वीकारा, जिसकी वजह से वो दुनिया में सबसे चहेते और महत्वपूर्ण शख्स बन गए। एक रविवार बेन हूपर ने भी चर्च जाकर उक्त पादरी की बातें सुनने का मन बनाया। हालांकि बेन कभी भी चर्च नहीं जाते थे। वे वहां देर से पहुंचने और जल्दी वहां से निकल लिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए और लोगों को फिर उनके खिलाफ कुछ कहने का मौका मिले। हालांकि उन्होंने जो सुना उसे बेहद पसंद किया। उस नौजवान बच्चे को जीवन में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। बेन को लगने लगा कि वो भी कुछ बन सकता है और भले ही उनके पिता का पता ना हो, लेकिन इसके बावजूद ईश्वर उससे प्रेम करता है। अगले रविवार को बेन दोबारा चर्च पहुंचा और इसके बाद तो वो क्रम लगातार चलने लगा। उसी के साथ उसकी उम्मीद भी परवान चढ़ने लगी। छठे और सातवें रविवार को पादरी का संदेश इस कदर उत्साहित करने वाला था कि बेन वहां से जल्दी निकलना ही भूल गया। ऐसे लगा मानो पादरी के सिर के पीछे एक संदेश लिखा हो, तुम्हारे लिए अनाथ नन्हे बेन पर उम्मीद की किरण मौजूद है। जब सर्विस खत्म हो गई तब बेन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब वह पलटा और ऊपर देखा तो उसकी आंखें उस युवा पादरी की आंखों से मिल गई और उसने जो सवाल पूछा वह वहां मौजूद हर शख्स के मन में पिछले 12 साल से था, तुम किसके लड़के हो? अचानक चर्च में सन्नाटा पसर गया। तभी धीरे से एक मुस्कुराहट उस पादरी के चेहरे पर बिखर गई और उसने उछल कर कहा, ओह मैं समझ गया, तुम किसके लड़के हो, क्योंकि परिवार की परछाई पहचानने में मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। तुम ईश्वर के बच्चे हो। और इसके साथ ही उस नौजवान पादरी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, वही विरासत तुम्हारे अंदर नहीं थे बच्चे, अब जाओ और देखो कि तुम इसे आधार पर जियोगे। काफी साल बाद बेन हूपर ने कहा, वहां से चलता हुआ मैं टेनेसी का गवर्नर बना और दोबारा फिर चुना गया। हमारा बन का चरित्र बनता है हमारे सोच से कि हम क्या हैं और उन सिद्धांतों और पैमानों से जिसे हम अपने मन में सच मानते हैं। जब बेन हूपर ने खुद को ईश्वर के बच्चे के रूप में देखना प्रारंभ किया तब उसने अपने आप को अलग रूप से पाया। उसमें उन मानकों पर खड़ा उतरने का मुद्दा था और उसका चरित्र भी उन मानकों पर खड़ा उतरता था। भरोसा विश्वास। सन 1972 में मैं एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला सिस्टर जेसी से मिला।
वे नाटे कद की महिला थी, लेकिन उनका भरोसा बड़ा था और मैंने उन्हें 4 जुलाई को अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने के लिए आमंत्रित किया। वे घर पहुंची तो उन्होंने यीशु की बातों पर चर्चा की और 3 दिन तक इस पर बात करती रही। उनके कहे हर शब्द ईश्वर और बचाने वाले यीशु की प्रशंसा से भरे हुए थे। उन्होंने यीशु के प्यार और दुनिया भर में पाप कृत्यों, जिनमें मेरे भी पाप शामिल है, के बदले में उनके बलिदान के विषय में काफी बातें की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मुझे भी अपना जीवन यीशु के नाम कर देने की जरूरत है, और उनके शब्द मेरे हृदय की उर्वर भूमि में अंकुरित हो गए। जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए गया तो मैं सिस्टर जेसी की बताई बातों के बारे में ही सोचता रहा और मैं उस रात ईसाई बन गया। मैंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और यह स्वीकार किया कि यीशु ही मुझे बचाने वाला और मेरे जिंदगी के विधाता हैं। यहाँ आतिशबाजी जैसा कुछ नहीं था, बल्कि बिल्कुल गहरा विश्वास से उत्प्रोत माहौल था और मैं असली विश्वास से भर उठा था, जो जीत से काफी बड़ा था और मैं हमेशा के लिए बदल चुका था। दरअसल सिस्टर जेसी जिस वक्त मेरे घर आई थी, उस वक्त मैं टूटा हुआ था, कर्ज में था और मुझे चमत्कार की जरूरत थी। मैंने उसे पा लिया था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि मुझे जरूरत थी। आपने देखा, सिस्टर जेसी के आगमन से पहले मैं अपना जीवन चला रहा था, जिसमें मेरा मन और मेरा शरीर मेरे मालिक के नियमों के अनुसार मेल नहीं खाते थे। अगर आप घास काटने वाले एक मशीन या एक कार खरीदते हैं और समय आपको इसके इस्तेमाल से संबंधित एक किताब दी जाती है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है और उसे लंबे समय तक आप कैसे संरक्षित रखते हैं, ईश्वर की भी सिद्धांत निर्देशिका बिल्कुल वैसा ही काम करती है। अगर आप खुद को धार्मिक प्राणी मानते हैं, तब आपको स्वीकार करना होगा कि ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत जरूर है जो उस मशीन को ढंग से संचालित करना सिखाते हैं जिसे आप प्रयोग में लाना चाहते हैं। मेरे ईसाई बनने से पहले मैं अपनी जिंदगी के बिना किसी निर्देशिका के ही चलाता था और मुझे बेहद खराब परिणाम मिलते थे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे लिए आस्था और आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ रहना एक साधारण बात थी। मैं पशु नहीं हूँ, मैं बेन हुपर की तरह ईश्वर का बच्चा हूँ और मुझे वैसे रहना विरासत में मिला हुआ है। ऐसा ही आपके साथ भी है। मैं नहीं जानता कि जब आप अध्यात्म, आस्था, बाइबल, ईसाइयत या किसी अन्य चीज के बारे में क्या सोचते और विश्वास करते हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, आपको अपने लिए तय करना है कि इन मुद्दों को आप किस तरह लेते हैं और कितना विश्वास करते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि मैं उस तरह की सफलता के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी व्याख्या मैंने आपकी जीत में की है। सत्यनिष्ठा तब है जबकि आप ईश्वर के साथ एक हों, आप खुद और अपने प्रियजन। सत्यनिष्ठा के साथ जो चला वो गुपचुप चलता रह जाता है, लेकिन जो पथ भ्रष्ट हो गया वो सामने आ जाता है। सत्यनिष्ठा से आशय है जब कोई न देख रहा हो तब भी सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना। जब आप अपना व्यवहार झूठ के चेहरे के पीछे छिपाना चाहते हैं, तब आप लगातार एक डर के साथ इस साये में जी रहे होते हैं, कोई आपको पकड़ लेगा। हम सब इस अनुभव को किसी न किसी हद तक जानते हैं। हम में से कुछ अपनी राह पर ज्यादातर समय तक टिके रहते हैं और केवल कभी कभार ही पकड़े जाने के डर से परेशान रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग अपनी राह को छिपाने के लिए इस कदर झूठ बोलते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रह जाता कि कुछ सच भी है या नहीं। जब बाइबल में हमारे हृदय की बात होती है तो यह हमारे अंदरूनी हिस्से को लेकर कही गई होती है। हमारा आध्यात्मिक हृदय एक तरह से रिफ्लेक्शन की सीट की तरह है और यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने उद्देश्य और हमारे जीवन के गुप्त विचारों को रखते हैं। अगर हमारा हृदय शुद्ध है और ईश्वर का आज्ञाकारी होने की खोज में रहता है, तो वह हमें बिना किसी भ्रम या महिमा मंडन के हमें अपने जीवन के स्पष्ट रूप को देखने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे हृदय में वास्तव में क्या है, यह सच्चाई एक बैग में मिली जुली सामग्रियों की तरह गाइड में गड़बड़ है। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे उद्देश्य हमेशा शुद्ध नहीं होते, और अगर हमें स्वार्थ की बड़ी मात्रा समाहित होती है जो समय समय पर हमारे जीवन पर हावी हो जाती है, हमें अपने हृदय में देखने और वहाँ जो कुछ भी दिखे उसे ईमानदारी से स्वीकार करने में हमारा सक्षम होना और इच्छुक लगना ही हमारे आध्यात्मिक उत्थान की चाबी है। क्या हम ऐसे हृदय ढूंढ पाएंगे जिसका पूरा ध्यान आध्यात्मिक सच, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर केंद्रित हो?
या हमने कुछ और ही पा लिया है। इसलिए जब आप सत्यनिष्ठा की तरह में जाते हैं तो यह हृदय में से संबंध मामला बन जाता है। हमारी सत्यनिष्ठा एक फल की तरह है कि हम कौन और क्या हैं, और हम अपने सत्यनिष्ठा को ना रोक सकते हैं ना ही उसे छोड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरह है जैसे सेब का एक पेड़ सेब उगाने से पीछे नहीं हट सकता और उसके बदले कुछ और नहीं उगाना शुरू कर सकता। अगर आप वाकई अपने सत्यनिष्ठा के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ गंभीर किस्म का आत्म मंथन करें एवं खोजें, और यह सब शुरू होगा आपके अपने हृदय में झांकने तथा उसमें भरे उद्देश्य एवं उन कारणों पर गौर करने से, जिससे प्रभावित होकर आप सचमुच सब कुछ करते जा रहे हैं। प्रेम प्रेम क्या है और क्या नहीं है, इसको लेकर अलग अलग किस्म की धारणा हमारे मन में व्याप्त है। ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम आकर्षण से जुड़ी चीज है जो दो विपरीत लिंगियों में से एक दूसरे के प्रति होती है। लेकिन जिस प्रकार के प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ वो स्वार्थ से परे की चीज है। हम जानते हैं कि वास्तविक प्रेम तब होता है जब हम दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं और उसमें हमें आनंद आता है, बजाय कि अपने जरूरतों के बारे में सोचने के। प्रेम के विषय में एक और बात है जिसे आपको समझना चाहिए। प्रेम का दिखावा करना असंभव होता है। हृदय से जुड़े तमाम मामलों जिन पर हमने पीछे चर्चा की उसमें प्रेम भी समाहित है, और जीवन में जिस तरह हम तमाम परिणामों को पैदा करते हैं वह भी उसी में से एक होता है जो इससे तय होता है कि हम कौन हैं। प्रेम के विषय में बाइबल में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी गई है जो कुछ इस तरह है। प्रेम धैर्य है, प्रेम दयालुता है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में अभिमान नहीं होता, प्रेम बेअंदाज नहीं होता, प्रेम में कोई कृत्य अनावश्यक या खुद के लिए नहीं होता, प्रेम उकसाने की कार्रवाई नहीं है और किसी को अनावश्यक पीड़ा नहीं पहुंचता। निष्ठा अंतिम नींव का पत्थर है। निष्ठा और दुर्भाग्य से आज के दौर में इनकी बेहद कमी है। विश्व के महान नेताओं में निष्ठा एक बड़ा गुण रहा है, और इसी कमी का एक बड़ा कारण हमारे आसपास प्रेरणा स्रोत नेताओं की कमी का होना है, क्योंकि हमारे आसपास उन लोगों की बेहद कमी है जो वो नहीं सीख पाए कि निष्ठावान कैसे बने। जो लोग निष्ठावान होते हैं वे अपने वादों के प्रति निष्ठावान होते हैं और वे उन्हें किसी भी कीमत पर निभाते हैं। वे उन सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान होते हैं जो वे ग्रहण किए होते हैं, और वे उन लोगों के प्रति भी निष्ठावान होते हैं जिन्होंने उनके जीवन को भरा होता है। एक व्यक्ति अगर निष्ठावान है तो वो जिन लोगों का अनुसरण करता है पीठ पीछे उनके बारे में बातें नहीं करता, और निष्ठावान व्यक्ति संजीदगी के साथ दूसरों की भलाई चाहता है। एक सूत्र में कहे तो निष्ठा प्रेम का ही भाव है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ भाव अहम है। कुछ लोग बड़े नेता बन जाएं लेकिन वे सीख नहीं पाए कि निष्ठावान कैसे बने। अगर एक व्यक्ति नेतृत्व और जिम्मेदारी वाला पद संभालता है तो उसका प्रभाव स्वतः झलक जाएगा कि उसने अपने बीते कल में कितनी संजीदगी से अपने अंग्रेजों से निष्ठा का गुण सीखा हुआ है। बगैर निष्ठा एक व्यक्ति दूसरे का अनुसरण नहीं कर सकता और वो एक प्रभावशाली नेता बनने में अक्षम रहेगा। जब आप समझ गए होंगे कि आपको कुछ करने से पहले क्या होना जरूरी है और कुछ हासिल कर पाए, इससे पहले आपका उसके लायक होना जरूरी है। होना करना बनना ऐसा गुण है जो एक संपूर्ण इंसान की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं, जो अंदर और बाहर दोनों को सामने लाती है। आप जो है उस आधार पर आज वो हासिल कर सके हैं, क्योंकि अनियमितता के कारण आप वो नहीं बन पाते जो बन सके हैं। जैसे ही आप अपनी दृष्टि और अपने लक्ष्य को योजना बनाने लगते हैं वो सच्चाई उसी के साथ जुड़ जानी चाहिए, और ये आपके चरित्र का आधारभूत अंश बन जाना चाहिए। तभी और केवल तभी आप अस्पष्टता का एक स्तर विकसित कर पाएंगे। अगले अध्याय का विषय यही है जो कि आपके जीवन से में आगे बढ़ने का जरूरत पर बल देगा, जिसके लिए आपके मायने हैं। अध्याय 3, जानिए क्या चाहते हैं आप। पहले अध्याय में हमने इस बात पर चर्चा की कि आपके अंदर जीत की भूख होनी चाहिए। दूसरे अध्याय में हमने स्पष्ट रूप से यह बात रखी कि आपको जीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए ठोस नींव तैयार करनी होगी। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिल्कुल स्पष्ट हो कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। अस्पष्टता से आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी और उसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य और अपने सपनों की दिशा में बढ़ते जाएंगे। अमेरिका के सर्वाधिक कारोबारी फिलोसोफर जिम रोन कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं कि हवा किस ओर बह रही है, बल्कि हमने अपने नाव के पाल किस तरफ लगा रखे हैं उससे फर्क पड़ता है। मैं आपको फिर यह याद दिलाना चाहता हूं
कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन विजेता आप तभी बनेंगे जब मंजिल तक पहुंचने की आपकी योजना बिल्कुल स्पष्ट हो। इसका मतलब यह है कि जिस चीज का पीछा कर रहे हैं वो चुनिंदा लक्ष्यों में होना चाहिए। मैंने एक बार एक किताब आई हैड रैदर ईट नेल्स दैन सेट गोल्स के बारे में सुना। मैंने ये किताब कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी भावनाएं मैं निश्चित रूप से समझ गया। लक्ष्य हमें जवाबदेह बना देते हैं और ढेर सारे लोग इसी वजह से लक्ष्य तय करने से हिचकते हैं। लक्ष्य तय करने की निश्चित रूप से कुछ अच्छी वजह भी है और यहाँ भी उनमें से कुछ का चर्चा जरूर करेंगे। लक्ष्य तय करने के ये 6 कदम। पहला, लक्ष्य भविष्य को वर्तमान में लाते हैं और वर्तमान ही वो समय होता है जब हम काम करते हैं। लक्ष्य बनाने से यह संभव हो पाता है कि जिस भविष्य की हम अपेक्षा करते हैं उसके सिलसिले में आज कुछ कर पाते हैं। दूसरा, अगर आप अपने समय को योजनाबद्ध नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसे बर्बाद करने में आपकी मदद करने लगेगा। तीसरा, लोग छुट्टी पर जाने के एक दिन पहले दोगुना काम करके जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसी तरह योजना बना रखी होती है और उसी के अनुरूप के प्राथमिकता तय कर काम करते हैं। विचार, अगर आप हर रोज ये मानकर काम करें कि कल या अगले दिन आपको छुट्टी पर जाना है तो जरा सोचिए कि आप अपनी उत्पादकता को किस कदर बढ़ा ले जाएंगे। चौथा, लक्ष्य बनाने वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं बजाय उनके जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। सन 1992 में डेव जॉनसन जब यूसीएलए के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे तब उन्होंने लक्ष्य निर्धारण को लेकर एक अध्ययन कराया था। उन्होंने पाया कि संतुलित लक्ष्य कार्यक्रम के जरिए लोग औसतन $7,411 प्रति माह कमा रहे हैं। वर्ष 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर $11,632.73 प्रति माह पहुंच गया। डेव ने पाया जिन लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए बिना काम किया उन्होंने सन 1992 में औसतन महज $3,397 प्रति माह ही कमाए, जो 2011 में बढ़कर $5,332.13 हो गया। गौर से देखें कि सीधा सीधा अंतर $6,000 प्रति माह का नजर आ रहा है। लक्ष्य तय करके काम करने वाले ज्यादा खुश और स्वस्थ भी थे और घर पर अपने परिजनों के बीच उनके संबंध भी काफी अच्छे थे। पांचवा, लक्ष्य निर्धारित करने से आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित रहता है जो वाकई अंतर पैदा करती है और आपको उन चीजों पर समय नष्ट करने से बचाती है जो अनुत्पादक है। लक्ष्य बनाने से आप बेमतलब भटकने के बजाय ठोस चीजें करने को प्रेरित होंगे। छठा, लक्ष्य बनाने से आप जो करते हैं वो उसी दिशा और उद्देश्य को लेकर होता है। लक्ष्य वो कड़ी होती है जो आपकी गतिविधि को प्राप्ति तक ले जाता है। अब और बहानेबाजी नहीं। लक्ष्य ना बनाना पड़े इसके लिए लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाने के फायदे उन्हें ना बनाने से कई गुना ज्यादा है। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में कुछ ही तो ऐसा है कि लोगों में डर बना रहता है और वे इस प्रकार बहाना ढूंढते हैं ताकि लक्ष्य बनाने से जान बच जाए। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लोग परिणामों के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाहते। अंततः अगर आप लक्ष्य बनाकर उसे पाने में विफल रहते हैं तो आप अपने ही नजरों में गिर जाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कुछ करके विफल होना कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय कि प्रयास ही ना किया जाए। मैं इस सिद्धांत में थोड़ी काट छाट करता हूं और मेरा यह कहना है, लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय कि लक्ष्य ना बनाने और भरम में इधर उधर भटकने के। अंततः जो लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते वे जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें अंत में पता चलता है कि वे क्षमता के मुताबिक चीजें हासिल नहीं कर पाए। आपकी जीत एक यात्रा है और हर यात्रा की एक शुरुआत होती है। जब मैं कहता हूं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं तो मैं आपके संपूर्ण जीवन के बारे में बात करता हूं, ना कि उसके किसी एक हिस्से की। पूर्व में मैंने जिस जीवन चक्र का जिक्र किया था, क्या वो याद है आपको? यह एक सशक्त टूल है जो आपको सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगा और मैं आपको इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। इससे पहले कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने की तैयारी करें, आपको अपने जीवन के वर्तमान की एक सटीक तस्वीर खींचनी होगी और वो तस्वीर निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। याद रखें कि सफलता की नींव का पत्थर है ईमानदारी और इसकी शुरुआत खुद के ईमानदार बनने से ही होती है। दुर्भाग्य से लोगों में जबरदस्त क्षमता होती है कि वे अपने अच्छे गुणों को तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जबकि अपनी कमियों को छोटे से छोटे करके बताते हैं।
अगर आप जीवन चक्र वाली प्रक्रिया में ऐसा करते हैं तो आप अपने शुरुआती बिंदु को लेकर विकृत तस्वीर पाएंगे, जिसका असर यह होगा कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा गंभीरता से चल पाएंगे और उसी गंभीरता से उसे हासिल करने की योजना भी बनाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करने का शुरुआती बिंदु जीवन चक्र। नीचे दिए गए ग्राफिक पर एक नजर डालें और जैसा कि मैं बताता जाऊं उसी के अनुरूप अभ्यास करें। हर कैटेगरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और खुद को हर क्षेत्र में 1 से 10 के पैमाने पर आंकिए। खुद की रेटिंग तय करिए, जिसमें 1 का मतलब है बेहद गरीब होना और 10 का मतलब है बेहतरीन स्थिति में होना। उदाहरण के लिए भौतिक पैमाने का मतलब आपको दिखाने में है कि आप फिट और अच्छी तरह से रहते हैं। इसी तरह का नजरिया अन्य कैटेगरी के लिए भी रखें। अपनी संभवतः पहले भी ऐसा किया होगा, ये ठीक है। आपको ये बार बार करना होगा और अपने जिंदगी में हर 6 महीने पर ये करते रहिए। अब हर कॉलम के आंकड़ों को जोड़ लें और उसी 10 को भाग दे दें। इससे उस चक्र की तीलियों को लेकर आपका निजी स्कोर सामने आएगा। अब आगे बढ़िए और अपनी तीलियों का अंक चिन्हित करिए और अन्य तीलियों पर भी काम चस्पा करिए। अब बिंदुओं को आपस में जोड़िए। बताइए कि आपका जीवन चक्र किस प्रकार का नजर आता है। क्या ये गोलाकार है? क्या आप चपटे बिंदु पाते हैं? क्या आपके चक्र में ऐसी तीलियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है? शारीरिक मानसिक शारीरिक हाव भाव, नियमित जांच, ऊर्जा का स्तर, मांसपेशियों की मजबूती, नियमित फिटनेस कार्यक्रम, वजन नियंत्रण, खान पान व पोषण, तनाव नियंत्रण, क्षमता वर्धन और मजबूती, अन्य, कुल 10। मानसिकता, प्रवृत्ति, बुद्धि, औपचारिक शिक्षा, निरंतर शिक्षा व प्रशिक्षण, रचनात्मक कल्पना, प्रेरणादायी अध्ययन, कॉम्पैक्ट डिस्क शिक्षा, जिज्ञासु मन, स्वच्छवि, उत्साह, अन्य। आध्यात्मिक, ईश्वर में आस्था, आंतरिक शांति, दूसरे पर प्रभाव, जीवन साथी से संबंध, धार्मिक प्रतिष्ठान की भागीदारी, उद्देश्य की अनुभूति, दान देने के प्रति नजरिया, प्रार्थना, धर्म ग्रंथ का अध्ययन, अन्य, कुल 10। वित्तीय, सही प्राथमिकता, व्यक्तिगत बजट, अनियोजित खरीदारी, परिवार, सुनना, अच्छा रोल मॉडल, सिद्धांतवादी लेकिन लचीला, क्षमाशील नजरिया, दूसरों की खुददारी का निर्माण, प्रेम और आदर की प्रस्तुति, साथ भोजन करना, असहमतियों के प्रति नजरिया, अन्य। पेशा, जो करता हूं अच्छा लगता है, अपने काम की समझ, सहकर्मियों से संबंध, आय, आय के साथ जीवन, जमा खाता को चालू रखना, पर्याप्त बीमा, निवेश, वित्तीय लेखा, अन्य। उत्पादकता, कंपनी के लक्ष्यों की समझ, अपने लक्ष्यों के संबंध में अपने क्रियाकलापों की समझ, कंपनी के लाभ की समझ, तरक्की के अवसर, पेशा में बदलाव, अपने काम के लिए पूर्ण प्रशिक्षित, अन्य। व्यक्तिगत, मनोरंजन, व्यायाम, मित्रता, सामुदायिक गतिविधियां, सर्विस क्लब, शांत स्वभाव, शांत समय, विकास का समय, सतत जीवन, अन्य। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी यात्रा कितनी सहज है? अगर आपका जीवन एक चक्र चपटे बिंदु वाला है या छोटा चक्र है, तो इसका मतलब है कि आपकी यात्रा अनियमित उन्नत वाली है और आप वाकई कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। अब चूंकि आप इस बारे में जान गए हैं कि आप कहाँ स्थित हैं, तो अब आपको लक्ष्य बनाने की शुरुआत करने के कारण मिल चुके हैं। अगर आप इस अध्याय में बताई गई बातों के अनुसार चले और उसे अपने अभ्यास में शामिल कर लें, तो आप और उससे अलग नजर आ सकते हैं। यह आपको जीतने वाले अतिरिक्त क्षमता से लैस कर देगा और आपको लगातार आपकी इच्छाओं के सपनों को दिशा में अग्रसर करेगा। एक बार फिर आपकी जीत फिलॉसफी में यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कहाँ खड़े हैं और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आप कहाँ पहुँचने या क्या पाने की ख्वाहिश रखते हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं कि आज आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं और जिस हिस्सों में काम करने की जरूरत है ताकि उन्हें ताकतवर और बेहद प्रभावी बनाया जा सके। आप वे लक्ष्य तय करेंगे जो कि आपके कदम को खुद ब खुद सफलता की यात्रा के पथ पर अग्रसर कर देगा। क्या आप इस अभ्यास के परिणाम से चकित हैं? ज्यादातर लोगों को झटका लगता है जब वे अपने जीवन चक्र के कुछ चपटे बिंदु पाते हैं, बजाय कि संतुलित गोलाकार चिन्ह के, जो कि उन्हें सफल जीवन की तरफ आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है आपका चक्र ठीक ठाक गोलाकार बन जाए,
लेकिन हर चीज 2 या 3 के इर्द गिर्द ही दिखेगी। हो सकता है आपकी यात्रा सहज हो, लेकिन आप कहीं पहुंचते नजर ना आ रहे हो। आपकी जीत सिद्धांत आपके सारे बिंदुओं को दूर करने में मदद करेगा और ये चक्र बेहद स्थित में पहुंचा जाएगा और 10 तक के पैमानों को छुएगा। आपके सटीक लक्ष्य बनाने को लेकर, खुद को लेकर तैयारी के दृष्टिकोण को हासिल करने की आपकी भविष्य की योजना शुरू होगी, जो 7 तिलियों के इर्द गिर्द घूमती है। ये जानिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। जब एक युवा जोड़ा गांव की सड़क पर भटक गया, रास्ते में उन्हें एक किसान मिला तो उन्होंने कार रोकी और उनसे पूछा, श्रीमान क्या आप बता सकते हैं कि यह सड़क कहाँ जाएगी? बिना एक पल गवाए उस किसान ने जवाब दिया, बेटा यह सड़क आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है, जहां आप चाहें, बशर्ते आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस छोटी सी कहानी में बड़े निहितार्थ छिपे हैं। आप चाहे जहां से भी हो, आप जहां चाहे जा सकते हैं, अगर आप सफर के लिए सही सड़क पकड़ते हैं। अपने जीवन में आप जिस तरह से गुजरने का चयन करते हैं और उस पर चलने का तय करते हैं, वो पूरी तरह आपके जीवन के लक्ष्य से निर्धारित होता है। लेकिन मूल बात यह है कि आप उचित राह चुनते हैं या नहीं। आप सोच रहे होंगे, जी मैं कैसे जान सकूंगा क्या लक्ष्य तय होने चाहिए और मुझे कैसे पता चलेगा कि वे लक्ष्य सही है और जिस राह पर मैं बढ़ूंगा वो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगी ही। बिल्कुल सही। मुझे खुशी है कि आपने पूछा, क्योंकि मैंने भी लगभग इस विषय पर आपको बताने के लिए तैयारी कर ली थी। मैंने 7 सूत्रीय सिद्ध प्रक्रिया तैयार की है, जिसे आप अपने लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में अपना सकते हैं। और अगर आप हर कदम का बारीकी से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मन के मुताबिक शानदार लक्ष्य तैयार कर लेंगे। मैं इस प्रक्रिया को शुरू से अपने कार्यक्रमों में शामिल करता रहा हूं और लोगों के जीवन में बदलाव एवं उपलब्धियां देखकर मुझे लगता है कि यह फार्मूला सिद्ध हो चुका है। इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने बनाए हर लक्ष्य के लिए इस 7 सूत्रीय फार्मूले पर अमल जरूर करें। अगर आप चाहेंगे कि आप अपने जीवन चक्र की हर तीली के हिसाब से लक्ष्य बनाएं, तो इसके लिए हर तीली या हर लक्ष्य के हिसाब से उन 7 सूत्री को लागू करना होगा। लक्ष्य निर्धारण के 7 कदम। पहला, लक्ष्य की पहचान। अगर आप अपना लक्ष्य पहचान नहीं पाए तो आप उसे हासिल भी नहीं कर पाएंगे। जब आप लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे कागज पर उतार लिया है और उसका स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर लिया है। कोई भी हवाई लक्ष्य ना बनाए। अगर आप खास सफलता चाहते हैं तो आपको खास लक्ष्य भी बनाना होगा। सालाना आमदनी बढ़ाने या आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ और समय निवेश करने जैसे लक्ष्य खास नहीं माने जाएंगे। एक विशेष लक्ष्य कहा जा सकता है अपने वर्तमान आय को 20% तक बढ़ाना अथवा पूरी रामायण या गीता पढ़ जाना। दूसरा, फायदों की सूची बनाएं। मेरे लिए उसमें क्या है? एक बार जब आप अपने लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो आप में उसमें निहित फायदों की सूची बनाने की जरूरत होती है, जिन्हें आप तब हासिल करेंगे जब आप में लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। आइए स्वीकार करें, हम केवल वही चीजें करना पसंद करते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। अगर उसमें निजी लाभ समाहित ना हो तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी प्रेरणा नहीं मिलेगी और लक्ष्य खो जाएगा। याद रखें कि जीवन में बदलाव लाना आपके लिए हमेशा आसान नहीं होगा और आगे बढ़ने की राह में आपको तमाम कठिन हालात से भी गुजरना होगा। आपको अपने अंदर समाहित पूरी प्रेरणा को एकजुट करना होगा और समझना होगा कि आपके लिए हम में कितनी संभावना है, आपकी यह प्रेरणा कितनी मजबूत है। इसी से तय होगा कि आप में आगे बढ़ने के लिए जरूरी ईंधन है या नहीं। इसलिए इस पर सोच विचार से भागिएगा नहीं। तीसरा, उन बाधाओं की सूची जिन पर काबू पाना है। मेरा मानना है, मैंने जीवन के सफर में आने वाले उतार चढ़ाव के विषय में अभी जिक्र किया है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये उतार चढ़ाव भी बढ़ेंगे। उनमें से तमाम के विषय में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है और अगर आप किसी चीज का पूर्व अनुमान लगाते हैं तो आप उससे निपटने के लिए पहले से तैयारी भी कर पाते हैं। इसलिए उसके विषय में सोचना शुरू करिए और उनकी एक सूची बना लीजिए जो आपको सफल होने से रोकती है। आप चाहे तो अपने किसी विश्वसनीय परखे हुए मित्र को भी इस काम में मदद ले सकते हैं। चौथा, जिस कौशल और ज्ञान की जरूरत है उसकी सूची बनाएं। ज्ञान से हमें वो ताकत मिलती है जिससे हम तमाम कामों को पूरा कर पाते हैं।
जो किसी अन्य तरीके से होना संभव ही नहीं था। और कौशल होने से हमें अपने ज्ञान का अतिरिक्त लाभ मिल पाता है। जानने और करने के बारे में सीधा संबंध है और सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इनके सशक्त समन्वय की बेहद आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी काबिलियत बढ़ाएं, तो आपको ये ठीक ठाक पता होना चाहिए कि वो कंप्यूटर आपके लिए क्या कर सकता है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि कंप्यूटर आपके लिए क्या कर सकता है, तब आपको उन तकनीकी चीज़ों को पहचानना चाहिए जो आपकी सफलता की इबारत लिख सकती है। उन तकनीकी चीज़ों या कौशल में कीबोर्ड या आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों से टाइप कर पाना भी शामिल है, बजाय कि एक हाथ की उंगलियों के टाइप करने के। ऐसा करने से आप में दूसरा लक्ष्य बनाएं, यानी टाइपिंग सीखने की भी ललक पैदा होगी। यह कतई ना भूले कि ज्ञान और कौशल बेहद जरूरी है कि किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। पांचवा, उन लोगों या समूह की पहचान करें जिनके साथ काम कर सकते हैं। हम तब बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं जब हमें दूसरों की मदद मिल जाती है। वे अपने ज्ञान और कौशल से हमारी मदद कर सकते हैं और हमारी सफलता के लिए हमें कीमती सलाह भी दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, तो उन लोगों या समूहों के बारे में हमेशा ध्यान में रखें जो आपकी सफलता में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। छठा, कार्य योजना तैयार करें। यह सबसे गंभीर कदम है और इसमें आपकी उस सोच का विस्तृत स्वरूप शामिल होगा जो आपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बना रखा है। मेरी युवावस्था के वर्षों में मेरा वजन 37 पाउंड था और अब मैं जरूरत से ज्यादा मोटा था। मैंने जिस तरीके से अपना वजन बढ़ाया था, अब मुझे उसी तरह से दूसरे तरीके से वजन कम भी करना था। इसके लिए एक योजना की जरूरत थी। मैं 10 महीने के अंदर अपना वजन कम करना चाहता था और ये मेरी योजना का पहला कदम था। 37 पाउंड सुनने में बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि केवल 3.7 पाउंड हर माह के हिसाब से आपको वजन घटाना है, तो आपको ये सब सुकूनदेह लगता है। इसलिए मैंने इसी तरह की योजना बनाई। इसके बाद मैंने रोज़ाना दौड़ना तथा कसरत करने की योजना को अपने लक्ष्य में शामिल किया और साथ ही खान पान पर भी नियंत्रण रखकर कम कैलोरी ग्रहण करने का फैसला किया। इस प्रकार विस्तृत योजना बनाकर मैं स्पष्ट रूप से जान गया कि हर दिन मुझे किस तरह रहना है ताकि मैं अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाऊं। मैंने काफी परिश्रम के साथ तैयारी की। मैं अपनी योजना पर टिका रहा, जिनका मतलब यह है कि मैंने कभी रुकने या छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। और 10 महीने बाद मैंने वाकई 37 पाउंड वजन कम कर लिया। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता मुझसे चालाकी से बच निकलती अगर मैंने अच्छी तरह से विस्तृत योजना बनाकर हर दिन उस पर काम ना किया होता। इस मामले में लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया नहीं बदलने वाली थी, लेकिन निश्चित रूप से इसने मेरी दुनिया तो बदल दी। सातवां, उपलब्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करें। ऊपर के उदाहरणों में आपने गौर किया होगा कि वजन कम करने के लिए मैंने 10 महीने के समय सीमा निर्धारित की थी। समय सीमा निर्धारित करने के पीछे बड़ा उद्देश्य निहित है। मैं लक्ष्य निर्धारित करने में विश्वास रखता हूं और हर लक्ष्य को प्रभावी तरीके से पूरा होने के लिए एक निर्धारित अवधि की जरूरत होती है। जब मैं अपनी पहली किताब सी यू एट द टॉप को लिखने की प्रक्रिया में था और मैंने पाया कि जो समय सीमा मैंने निर्धारित की थी उसे पूरा होने में महज 10 महीने शेष रह गए थे और काफी काम शेष था, तब मैंने सोचा कि मैं जिस चीज को शिक्षा देने जा रहा हूँ उस पर खुद ही अमल नहीं कर रहा हूँ। इस तरह तो मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं रख पाऊंगा। मैंने सोचा कि इस तरह तो कोई मुझ पर या मेरे कहे शब्दों पर जरा भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य वाले हिस्से पर उचित तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अधिक वजन वाला कोई लड़का जो खुद अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाए, वह लोगों को प्रभावी तरीके से बताए कि लोग अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएं। मेरी निष्ठा ईमानदारी दांव पर थी, इसलिए मैंने डॉक्टर केनेथ कपूर के एरोबिक सेंटर की मदद ली, जहां डॉक्टर रेडी मार्टिन ने मुझे मेरे वास्तविक स्थिति के बारे में बताया। उनकी मदद से मैं अपना 10 महीने का कार्यक्रम बना सका। अगर आप अपना लक्ष्य पाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, तो आप अपने या किसी अन्य के प्रति जवाबदेह नहीं बन पाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेह नहीं बनेंगे, तो आप उसे हासिल भी नहीं कर पाएंगे। कीमत चुकाकर ही आप आनंद उठा सकते हैं। कुछ लक्ष्य पूरा होने के लिए निजी बलिदान चाहते हैं और उसके साथ ही बड़ा समर्पण एवं ढेर सारा प्रयास भी करना होता है। जब मैं वजन घटाने की प्रक्रिया में था, तब मेरे लिए खुद को रोज दौड़ने और कसरत करने के लिए प्रेरित कर पाना बेहद कठिन होता था। भले ही मौसम कैसा भी हो या मैं चाहे जैसा महसूस कर रहा हूँ,
खुद को दिन भर कुछ न कुछ खाने से रोक पाना भी बहुत मुश्किल होता था। तमाम तरीकों से मैं किसी शहीद की तरह खुद को महसूस करने लगा था। खुद को उन मनोरंजनों से भी दूर रखने लगा था जिसमें दूसरे लोग आराम से शामिल हो जाते हैं। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वाकई कीमत चुका रहा था। जब मैं 50 साल का हुआ, मैं पोर्टलैंड ओरेगन में भाषण दे रहा था और उस दौरान मैं पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने दैनिक जॉगिंग के लिए गया। जब मैंने ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया तो ढेर सारे युवा छात्रों को कैंपस में टहलते हुए देखा। उस समय अचानक मुझे एहसास हुआ कि 50 वर्ष की उम्र में भी मैं वहाँ के 95% छात्रों की तुलना में बेहतर आकार में था और फिट था। मैं जानता था कि मैं केवल 2 मील की दौड़ में ही उन सबको पछाड़ने की क्षमता रखता हूँ। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने वजन घटाने के लक्ष्य को हासिल करने की कीमत जो चुकाई है, आज मैं उसी का आनंद उठा रहा हूँ। मेरे कहने का आशय यह है कि किसी लक्ष्य के सफलतापूर्वक हासिल होने से विशेष अस्थायी लाभ मिलता है जिसका असर लंबे समय तक बना रहता है। क्या आपको लक्ष्य तय करने वाली प्रक्रिया का दूसरा बिंदु याद है? फायदों की पहचान करें और ये देखें कि उसमें आपके लिए क्या है। क्या एक गंभीर कदम है और इसलिए आपको उसमें ढेर सारे फायदे ढूंढने ताकि आप प्रेरित बने रहें और अनुशासन बनाए रखते हुए रोजाना के कार्यों को निपटाते जाएं और अपने लक्ष्य की ओर भी साथ ही साथ बढ़ते जाएं। मैं अपने लक्ष्य को लेकर इसलिए काम करूंगा क्योंकि उससे होने वाले लाभ मैं ही उठाऊंगा। आपके साथ भी ऐसा ही है। लक्ष्य तय करना यानी हो जाना। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व आपका नजरिया सही दिशा में है या नहीं। ऐसा ना सोचें कि लक्ष्य निर्धारित करना एक थकाऊ गतिविधि है जिसमें आपको कठिन चीजें करनी जरूरी होंगी। लक्ष्य बनाने का असली फायदा तब है जब आप वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ बन चुके होते हैं। जब आप सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल करते हैं तो आप जीवन में तमाम महत्वपूर्ण चीजों को बदल चुके होते हैं। अपने जीवन चक्र पर नजर डालिए और सोचिए उस नए इंसान के बारे में जो आप या तो बन चुके हैं या बनने वाले हैं, और चक्र के 10 पैमानों पर अपनी उपलब्धियों को आंकिए। मैं तथ्यात्मक रूप से यह कह सकता हूं कि आपका जीवन कई गुना बदल चुका है और यह बेहतर ही हुआ है, और जिस शख्स के रूप में आप नजर आ रहे हैं वो काफी सफल है। क्या अब आप इस बात से सहमत हुए कि आपको लक्ष्य निर्धारित करने वाला बनने की जरूरत है? क्या आपने सोचना शुरू कर दिया है कि आप फिलहाल जिंदगी में कहाँ हैं और आगे कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? क्या आपको उन बाधाओं की गूंज सुनाई पड़ने लगी है जो आप और आपकी सफलता के बीच में आ खड़े हुए हैं? मुझे उम्मीद है आप भली भांति इस बात के लिए प्रेरित हो चुके हैं कि आपको लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य वे दर्शाते हैं कि आपको जीतने के लिए किन मूल्यों की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको याद है जब मैंने कहा था कि करने से पहले होना जरूरी है और कुछ पाने से पहले करना जरूरी है? सफल लक्ष्य निर्धारित करने वाले बनने के लिए उस प्रक्रिया की जरूरत है जो आपको उस इंसान के रूप में दर्शाएगी जो आप बनना चाहते हैं, और ऐसा आप कुछ करके ही बन सकते हैं। इसलिए अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अध्याय 4, जिसका टाइटल है मूल्य और उद्देश्य, आगे बढ़ने के लिए जरूरी ईंधन। आज तक हमने इन चीजों पर गौर किया कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। अब हम क्यों वाले मुद्दे पर विचार करेंगे। जब हम ये जान जाते हैं कि किसी काम को हम क्यों करने वाले हैं, जब हम जान जाते हैं कि किसी काम को हम क्यों करने वाले हैं, जब हम अपने कदमों की कीमत और उद्देश्य को समझ जाते हैं, तब हमारे अंदर की प्रेरणा बरकरार रहती है। भले ही हमारी ऊर्जा कम हो जाए। आपके जीवन में ये क्यों ही महत्व और उद्देश्य बताता है। जब आपको एक सशक्त क्यों या कारण मिल जाता है तो आप कैसे का भी जवाब हमेशा पाते हैं। जीतने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा वो ईंधन विकसित करना भी होता है जो आपके रोजाना के कदमों को तय करता है, जिससे आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप योजना का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं तो अंत का परिणाम भी कुछ हद तक घटा हुआ ही मिलता है। इस अध्याय में मैं उन चीजों का खुलासा करूंगा जो आपके प्रयासों को एक प्रगति और एक स्तर बनाए रखने में मदद करेंगी, ताकि आप अपने सोच और अपने सपने को हकीकत में बदल पाए। वास्तव में मिश्रित प्रयास से मिश्रित परिणाम ही सामने आता है, और ये मानवीय स्वभाव है कि हम लंबी अवधि के सफर में थोड़ा बहुत समझौता कर ही लाते हैं।
क्या आपने कभी गौर किया कि खेलकूद प्रतिस्पर्धा आखिरी क्षणों में ही अचानक जीत या हार में तब्दील हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धी अपने प्रतिद्वंदियों को आखिरी मिनट में पीछे छोड़ देता है और उसे बाहर कर देता है, और इस प्रकार वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से जीत हासिल करता है। जीवन में सफलता भी कुछ इसी तरह हासिल होती है। आपके पास योजना होनी चाहिए और आपको उस योजना को अनवरत लागू करना आना चाहिए, यहाँ तक कि जब आपकी मन स्थिति अनुकूल ना हो तब भी। विंसी लोम्बार्डी कहते हैं, जीतना कभी कभार की चीज नहीं है, बल्कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो आपको अपने रोजाना के क्रियाकलापों में बदलाव लाना होगा, जब तक कि वे आदत न बन जाएं। महत्व और उद्देश्य की क्षमता समझने और प्रेरणा को अंत तक बनाए रखने के लिए में उसके इस्तेमाल को जानने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने तीव्रता का स्तर भी कुछ इस तरह से बरकरार रखें कि आप निरंतर लाभ हासिल करते रहें और अपनी जीतने वाली खासियत बरकरार रख सकें। ये प्रक्रिया है ही इस बारे में कि आपको सर्वश्रेष्ठ में डाल दे, और आपके सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको खुद संकल्प लेना होगा कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए आप रोज उस दिशा में प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको इसके पीछे छिपे उद्देश्य को समझना होगा। आप क्यों चाहते हैं कि ऐसा प्लान, अगर आप जीते, इसमें शामिल किया जाए? इससे किसे मदद मिलेगी? आप कैसा महसूस करेंगे? ये विचार और योजना दूसरों के लिए क्या महत्व रखती है? ये आपके जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करेगी? जब आप इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं और काम को लेकर आपका खाका बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और आप उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप योजना बनाकर काम करते हैं, तो उसका परिणाम संतोषजनक, खुशियों से भरा और मन के परिप्रेक्ष्य में होता है, जो आपके जीवन के प्रति ज्यादा जुनूनी और प्रभावी नजरिया प्रदान करता है। ये तथ्य कि आपने एक सोच तैयार की और आपने सोच की असल महत्ता और उद्देश्य को समझा, जिससे कि आपको ऊर्जा मिली और इससे आपको निजी प्रेरणा मिली, ताकि आप अपना काम अच्छे से खत्म कर सके और उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर सके। कुल्ड इन द स्काई। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे एक पड़ोसी के पास एक कुक रसोईया थी और मैं समय समय पर वहां जाकर उससे खाना पकाना सीखता था। एक दिन जब मैं वहां था, कुक ने ओवन से बिस्कुट से भरा बर्तन निकाला और मैंने देखा कि वह बिस्कुट चांदी के डॉलर से ज्यादा मोटे नहीं थे। मैंने उसे इस बारे में पूछा, ये बिस्कुट इतने पतले कैसे बन गए? उसने बताया, स्वीट हार्ट, इन बिस्कुटों ने उठना तो चाहा था, लेकिन ये उतने पर ही पक गए। जब आप ब्रेड बनाते हैं तो आटे को चपटा कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से आटे में पड़ा ईस्ट उसे मजबूर कर देता है फूलने के लिए। अगर आप आटे को फूलने से पहले ही पकाना शुरू कर दें तो वो चपटा ही पक जाएगा। अगर आप ब्रेड को फूलने में लगने वाले समय को सफलता की योजना बनाने में लगने वाले समय मान लें, तो आप सीखने के लायक और बेहतरीन पाठ के रूप में से पाएंगे। अगर आप अच्छी योजना बनाने में समय नहीं लगाएंगे, जिसमें उद्देश्य और महत्व भी शामिल होगा, जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे, तो बहुत हद तक ये संभावना रहेगी कि आप अपनी क्षमता के मुताबिक विकसित नहीं हो पाएंगे और छोटी सफलता तक ही सीमित हो पाएंगे। ज्यादातर लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में सुना है, जिस महापुरुष ने भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाई थी। उनके जीवन को किताबों और फिल्मों के जरिए याद किया जाता है और उन्हें इतिहास में एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी बचपन से ही महान व्यक्तित्व नहीं थे? उनका जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। वे कम उत्साही व्यक्ति थे, जो लोगों से मिलने जुलने से कतराता था और अनिच्छुक रहता था। वे मेधावी छात्र भी नहीं थे, और तो और उन्हें हाई स्कूल पास करने में भी मशक्कत करनी पड़ी थी। उच्च शिक्षा की पढ़ाई खत्म करने में उन्हें 5 महीने अतिरिक्त लग गए थे। उनके माता पिता ने तय किया कि वे उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे और उम्मीद की कि नए माहौल में हो सकता है उन्हें कुछ करने की प्रेरणा मिले। गांधी बैरिस्टर बन गए। उनके साथ समस्या यह थी कि जब वे भारत लौटे तो यहाँ के कानून के बारे में उन्हें कुछ खास पता नहीं था और उन्हें अपने क्लाइंट ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस वजह से वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहाँ उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली। एक दिन वहाँ गांधी का जीवन बिल्कुल बदल गया। उस दिन वे दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। चमड़ी के गहरे रंग के कारण उन्हें उस डिब्बे से उतरने को मजबूर कर दिया गया। उन्होंने मना किया तो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उन्हें तब महसूस हुआ कि वे अधिकारियों की चुनौती देने में घबराते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे के भेदभाव से कैसे निजात दिला पाएंगे। फिर उन्होंने
अपने लिए एक नई सोच बनाई जिसमें महत्व और उद्देश्य दोनों शामिल थे। उन्हें महसूस हुआ कि लोगों को भेदभाव और अन्याय से छुटकारा दिलाने में बड़ी बात शामिल थी। उन्होंने अपने लिए एक उद्देश्य खोज लिया था जो पहले कहीं किसी के भी संदर्भ में अस्तित्व में भी नहीं था, और इसी उद्देश्य को सुगंध उन्हें आगे बढ़ाती रही तथा उन्हें प्रेरित करती रही। इसके बारे में बेस्ट सेलिंग किताब के लेखक और प्रेरक वक्ता एंडी एंड्रूज बिना अपवाद मौजूदगी कहते हैं, उनके उद्देश्य और महत्व ने उन्हें उस विजेता के रूप में बदल दिया जिसके लिए उनका जन्म हुआ, और गांधी ने इतिहास बनाया और वे एक महान व्यक्तित्व बने। बिना नई सोच और उद्देश्य के बहुत संभव था गांधी एक संघर्षशील वकील या क्लर्क ही रह जाते और किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता। हो सकता था कि वे सिकुड़ कर पकने को मजबूर होते, लेकिन गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के महत्व और उद्देश्य के बारे में पता चल चुका था, और उस वजह से वे अपने लिए खास लक्ष्य निर्धारित कर सके और उसे हकीकत में बदल सके। उन्होंने पूरे देश को आजाद कराया और इनमें उनकी तरफ से एक भी गोली नहीं चली। उद्देश्य बनाकर चलने वाले हमेशा अलग अलग दिखते हैं। ज्यादातर लोगों की किस्मत में गांधी की तरह चर्चित होना नहीं होता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोगों को ऐसे मौके मिल सकते हैं जिसमें वे दूसरों के बारे में सोचकर खुद को दोराहे पर पाते होंगे। एक बार ऊपर उनका उद्देश्य परिभाषित हो गया तो उनका महत्व भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला था जर्नी ऑफ द हार्ट मिनिस्ट्रीज की संस्थापक सीईओ मैरी ए मिशेल की। मैरी ने दिल दहलाने वाले तमाम नुकसानों को झेला था और बड़ी बहादुरी से उबर गई थी, जिस वजह से उनका निजी अनुभव दूसरी पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करता था, और अगस्त 1998 में जर्नी ऑफ द हार्ट एंड द सेंटर्स ऑफ होप के रूप में उनकी सोच अस्तित्व में आई। मैरी की लगन कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपने पेशेवर बिजनेस कैरियर छोड़ दिया और अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने जरूरी प्रशिक्षण लिया और काम शुरू कर दिया। सालों बाद मैरी की स्थिति हो गई कि वे 100 से ज्यादा महिलाओं की निजी सलाहकार बन चुकी हैं और अपने अनुभव व प्रशिक्षक के बलबूते वे जर्नी ऑफ द हार्ट द सेंटर ऑफ होप के स्वयं सेवकों के समुदाय का नेतृत्व करने लगी। कठिन हालात में भी सकारात्मक नजरिया रखकर मैरी मिशेल महिलाओं में उम्मीद जगाती हैं और उन्हें विजयी जीवन खोजने में मदद करती हैं। उनका उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित है और उनकी कीमत हर महिला को बेहतर जीवन और बेहतर जीवन शैली प्रदान करने के साथ बढ़ती जा रही है। मैरी और जर्नी ऑफ द हार्ट के संबंध में अधिक जानकारी के लिए www.journeyyourheart.org पर जाकर देख सकते हैं। उद्देश्य और महत्व के साथ आप अपनी क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। कीमत और उद्देश्य से जुड़ा विचार बड़ी अच्छाई एक मिशन और एक ऊंचे विचार को खोजने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को उनकी कीमत और उद्देश्य आध्यात्मिक आस्था में मिल जाता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। 40 साल की उम्र में ईसाई बनने से पहले मैं दृढ़ता के साथ अपनी औसत दर्जे की स्थिति में को स्वीकार कर चुका था। ऐसा कहने के पीछे मेरा मतलब यह है, मैं कुछ अच्छी चीजें कर रहा था और ढेर सारे लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रहा था, लेकिन वास्तव में मैं अंदर से टूटा हुआ था और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। मेरी सोच साधारण थी कि मैं खुद से क्या अपेक्षा करता हूँ, लेकिन अपनी कीमत और उद्देश्य को गहराई खोई हुई थी। मैं चीजें करता जा रहा था क्योंकि मैं उन्हें करना चाहता था और परिणाम भी खुद के लिए ही चाहता था। जब मैंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, मुझे अचानक बड़े उद्देश्य और नई क्षमताओं के बारे में पता चला। मैं लोगों की मदद करना चाहता था और उन्हें यह सब करने में मदद करना चाहता था जो वे अपने लिए हासिल करना चाहते थे, और ये सब मैं केवल दूसरों की खुशी और शांति के लिए करना चाहता था, ना कि समय के लिए। आप कह सकते हैं कि दूसरों पर केंद्रित हो गया है बजाय कि खुद पर केंद्रित होने के। जब मेरे मन और हृदय में कीमत और उद्देश्य की नई समझ पैदा हुई, तब से मुझे मेरी सोच और सपने में कहीं ज्यादा सफलता हासिल होने लगी। मैं सोचने लगा कि मैं बिल्कुल उस तरह से सोच रहा हूँ जैसे गांधी ने कभी सोचा होगा जब उन्हें ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया गया होगा। मैं अब समझ सकता हूँ मेरा प्रयास एक हद तक गलत चीजों पर आधारित था और क्यों मुझे हासिल होने वाले परिणाम उम्मीद से कम होता था। जब मैंने अपना फोकस बदला, मैंने अपना उद्देश्य बदला, और तब यह हुआ कि मैंने अपना नया कैरियर आरंभ किया। परिवर्तन के अनुभव के थोड़े समय बाद ही मैंने अपनी किताब लिखी सी यू एट द टॉप, और मुझे उस समय से बतौर वक्ता कभी आग्रह नहीं करना पड़ा है। पिछले 40 वर्षों से मेरा दृष्टिकोण अंतर पैदा करने वाला बनता गया और दूसरों के जीवन को उत्साहजनक बनाने और लोगों को उनकी क्षमता से मिलवाने में मदद करने में मैं इस कदर आगे बढ़ता गया कि
मानो मुझे लेजर जैसा फोकस मिल गया। मैं जो करता था उसके पीछे को अहमियत और उद्देश्य में कभी नहीं भूला, और इन्हीं चीज़ों ने मुझे लगातार गति में बनाए रखा। मैं जो करता हूँ उसे बेहद पसंद करता हूँ। अहमियत और उद्देश्य पहचानना। अहमियत और उद्देश्य का आशय खास फायदों से है, जिसे आप लोगों को दिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि वह आपके पास मौजूद होता है। 3 लोग अगर किसी काम में व्यस्त हैं और एक राहगीर वहां रुकता है और हर एक से पूछता है वे क्या कर रहे हैं, पहला शख्स कहता है मैं पत्थर काट रहा हूँ, दूसरा शख्स कहता है मैं अपनी रोजी कमा रहा हूँ, तीसरा बोलता है मैं कैथेड्रल बना रहा हूँ। वे तीनों पत्थर काटने में जुटे हुए हैं। पहले शख्स को उस काम में ना अहमियत ना उद्देश्य का पता है, और मेरा अनुमान है उसके दिन बहुत लंबे और भारी गुजरते होंगे। वो थका मांदा घर पहुंचता होगा और हर रात बुरी तरह थक जाता होगा, और अगले दिन सुबह काम पर भी बेमन से जाता होगा। दूसरे शख्स का अलग नजरिया है। पत्थर काटने को वो रोजी रोटी का जरिया मानता है, और संभवतः उसकी सोच पहले वाले इंसान से अलग है। हालांकि उसके भी काम में अहमियत और उद्देश्य नदारद है, और उसका काम केवल पैसा हासिल करने तक सिमटा हुआ है। मेरा अनुमान है कि वो शख्स एक लंबा समय गुजारता होगा सोचने में कि वो कोई दूसरा काम भी तलाशते रहे, और संभवतः वो अपने काम को उबाऊ और दोहराने वाला मानता होगा। तीसरे शख्स को पता था कि वो पत्थर काट रहा है, और वो ये भी जानता था कि वो कमा भी रहा है, लेकिन उसे अपने काम में एक उद्देश्य और उसकी महत्ता नजर आती थी, और उस काम को आधारभूत बारीकी भी। तीसरा शख्स कैथेड्रल बना रहा था, जिसमें लोग उपासना या प्रार्थना करने आने वाले थे। कैथेड्रल एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र बनने वाला था, जहां स्त्री व पुरुष एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटने के लिए आते। बनने के बाद वो चर्च लोगों में उम्मीद जगाता और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करता। अपने काम को लेकर तीसरे शख्स की सोच के बारे में आपका क्या मानना है? मेरा अनुमान है कि वो रोजाना काम पर जाने के लिए इंतजार नहीं करता होगा। मैं सोचता हूँ कि वो काम पर जल्दी पहुंचता होगा और देर तक रुकता भी होगा। संभवतः वो अपने काम के बारे में ही ज्यादातर बात करता होगा, और कुछ भी करने के लिए सहर से तैयार रहता होगा, और काम का अवसर मिलने के कारण वो हमेशा लोगों का शुक्रगुजार होता होगा। मैं सोचता हूँ कि उसने अपने मन में चर्च की तस्वीर सहेज रखी होगी, जो उसके हाथों से तैयार होने वाला था, और अपने बनाए चर्च में जाने एवं प्रार्थना करने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। क्या आपने देखा कि महत्ता और उद्देश्य किस तरह से हमारे जीवन और हमारे कामों को लेकर हमारे नजरिए में अंतर पैदा कर देते हैं? अगर चरम क्षमता पर पहुंचना और बीच में नकारात्मक चीजों की पहचान, उनसे दूर रहना बेहद जरूरी हो जाता है। अपना तर्क तलाशी। किसी चीज का महत्व और उद्देश्य समझने का मतलब ही यह है कि आप खुद ब खुद अपने दूरदृष्टि के अनुसार क्यों से संबंधित सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपको 7 सूत्री प्रक्रिया बताई थी, जो आपको आपके लक्ष्य की राह में आने वाले तमाम क्यों से जुड़े सारे सवालों के जवाब से अवश्य दो चार कराता और उनका जवाब आपको उपलब्ध कराता। लक्ष्य एक प्रकार के लघु दृष्टिकोण होते हैं, जिन्हें आपस में जोड़कर आप अपने जीवन के चक्र से संबंधित पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको क्यों वाले सवालों के दूसरे सेट के भी जवाब ढूंढने होंगे, जो कि आपको कमोबेश अपने पूरे दृष्टिकोण से जुड़ेंगे। जब आप अपनी सोच को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप समय से निम्नलिखित बड़े सवाल पूछें, ताकि आप अपनी सोच के सिलसिले में अवसर और उद्देश्य को लेकर पूर्णतः समझ सकें। यह कुछ इस प्रकार है। आपने अपना विजन क्यों बनाया, इस पर विचार करें। आपने विजन क्यों बनाया? आपको अपना विजन बनाने के पीछे प्रथम दृष्टया कौन सी प्रेरणादायी शक्ति जिम्मेदार है? क्या यह कुछ ऐसा है जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं? क्या आपकी प्रेरणा आपके हासिल करने के गुण को से पहचानी जाती है, बजाय कि आपके कुछ कर सकने की क्षमता से? क्या आपने अपने सोच दूसरों की जरूरतों के हिसाब से बनाई है, जिसमें यह सोच भी शामिल है कि आप दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे, या आप महज इस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं कि इससे आप अपने लिए खूब सारा पैसा बनाएंगे? मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल पैसा कमाने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी निर्धन रहा हूँ, लेकिन उदार रहा हूँ, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, उदारता में भी असीम आनंद मिलता है। नकारा ना जा सकने वाला तथ्य यह है कि जब से मैंने अपना ध्यान लोगों की मदद करने और जो वे चाहते हैं उसे हासिल कराने में उनकी सहायता करने की एवज में मैंने खूब सारा पैसा कमाया।
अपने तर्कपूर्ण सवाल का जब आप जवाब देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी सोच आत्म केंद्रित है या नहीं। याद करें कि मैंने ये इंगित किया है कि जब से मैंने अपना लक्ष्य दूसरों पर केंद्रित कर बनाया है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। अगर आपकी सोच ज्यादातर आत्म केंद्रित है तो उनमें लक्ष्य की महत्वता छीन नजर आएगी और उद्देश्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। याद रखें, जीवन में आप जो चाहेंगे हासिल कर लेंगे, बशर्ते आप दूसरों की भी मदद करें उनकी अपनी चाहत को पूरा कराने में। यह कथन इस सिद्धांत पर ही आधारित है जो दूसरों को केंद्र में रखकर तैयार किया जाता है। लेकिन ये एक रणनीति ही होती है जिस पर चलकर आप अपने जिंदगी तो बदल ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी उनके मंजिल तक पहुंचाकर उनका भी जीवन सफल कर सकते हैं। मैं इस अध्याय का समापन एक खास कहानी से करना चाहता हूं, जिसमें एक माँ को अपने जीवन परिवर्तन, जीवनदायी प्रयास की महत्ता और उद्देश्य का भली भांति पता था। सैंडी साइड्स को अपने लक्ष्य में शामिल क्यों वाले सवाल पर आसान सा जवाब मालूम था। सवाना साइड्स केवल 5 साल की थी जब उसके और उनकी मां के साथ भयानक सड़क हादसा हुआ था। सैंडी को बेहद गंभीर चोटें आई थी और हादसों के कुछ घंटे बाद ही दिमाग की चोट के कारण सावना की मौत हो गई थी। सवाना की मौत के बाद सैंडी के पिता को याद आया कि उसकी छोटी बेटी ने उससे यह इच्छा जताई थी कि वो अपने अंग दान करना चाहती थी और डॉक्टरों ने इस सिलसिले में मदद भी मांगी थी। सवाना का त्वरित और निस्वार्थ निर्णय उन दुखद पलों में भी कुछ अच्छी चीज लेकर सामने आया और कम से कम 4 लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकी। 20 से ज्यादा ऑपरेशन के बावजूद केवल चलना सीख पाना और हादसे से मिले तमाम दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के साथ जीते हुए सैंडी ने सालाना मोटरसाइकिल सफर का आयोजन किया, जिसे उन्होंने सवाना फेथ मिरेकल राइड नाम दिया। उन्होंने ये 2 कारणों से किया। पहला, वे अपनी बेटी की यादों को सम्मान देना चाहते थे और दूसरा, वे अपनी बेटी के अंगदान को, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाना चाहते थे ताकि वे अब लोगों को भी अंगदान के लिए प्रेरित कर सकें। सैंडी साइड्स ने अंतर पैदा किया क्योंकि वे अपने उद्देश्य के प्रति लगनशील थी और मेरा विश्वास है कि वो जो कर रही थी उसकी महत्ता और उसके हिसाब से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी थी। सैंडी और उनके सालाना आयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.savanahmr.org पर देखें। यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ और पहला भाग भी समाप्त हुआ। इसी के साथ ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।